एक करोड़पति अपनी मंगेतर को घर ले जा रहा था, तभी उसने अपनी पूर्व पत्नी को गर्भवती अवस्था में सड़क पार करते देखा। ऑडी कार का एयर कंडीशनर ठीक 16 डिग्री पर सेट था, जिससे एक बर्फीला और कृत्रिम माहौल बन रहा था जो दोपहर की चिलचिलाती गर्मी के साथ हिंसक रूप से विपरीत था। हालांकि आरव सिंघानिया के लिए असली ठंड वेंटिलेशन ग्रिल से नहीं आ रही थी, बल्कि सह चालक की सीट से आ रही थी। यह अस्वीकार्य है आरव, बिल्कुल अस्वीकार्य है। शिवानी कपूर की आवाज एक खराब नुकीले चाकू की तरह शानदार वाहन की अभेद्य चुप्पी को काट रही थी। मैंने तुम्हें विशेष रूप से कहा था कि लिली सफेद होनी चाहिए, ठीक उसी शुद्ध सफेद रंग की जो मैंने बॉग ब्राइड्स पत्रिका में देखी थी, न कि वह घटिया क्रीम रंग जो डेकोरेटर लाया था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आरव ने चमड़े से लिपटे स्टीयरिंग व्हील को तब तक कसकर पकड़ा जब तक कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद नहीं पड़ गए। उसकी नीली आंखें, जो आमतौर पर व्यापार में चमकीली और तीक्ष्ण होती थीं, अब धुंधली, थकी हुई लग रही थीं। वह सामने देख रहा था, शहर के मध्य में ट्रैफिक की लाल बत्तियों के अंतहीन सागर की ओर, लेकिन उसका मन मीलों दूर था। वह एक अंधेरी जगह पर था, उसकी यादों का एक कोना जहां वह बार बार जाने लगा था। मैं सुन रहा हूं, शिवानी, उसने एकरस रोबोटिक लहजे में जवाब दिया। नहीं, तुम नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। शिवानी ने अपने शरीर को घुमाया, जिससे सीट का महंगा चमड़ा चरमराया, और अपनी एक दोषारोपण वाली उंगली उसके चेहरे की ओर उठाई। उसकी फ्रेंच मैनीक्योर त्रुटिहीन थी। उसके हीरे दिन के उजाले में चमक रहे थे जो अंदर घुस रहा था, लेकिन उसका चेहरा भले ही वस्तुनिष्ठ रूप से सुंदर था, निरंतर असंतोष की मुद्रा में विकृत था। हम साल की सबसे बड़ी शादी से 2 हफ्ते दूर हैं। मेरे पिता ने मंत्रियों, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, और तुम महीनों से एक उदास चेहरे के साथ घूम रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने भाग्यशाली हो? आरव को अपनी कनपटी में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ, एक माइग्रेन जो उसकी मंगेतर के दावों की लय पर धड़कना शुरू हो गया था। भाग्यशाली? हाँ, दुनिया उसे इसी तरह देखती थी। आरव सिंघानिया, दूरसंचार के दिग्गज, वह व्यक्ति जिसने पिछले साल अपनी संपत्ति को 10 गुना बढ़ा दिया था, देश के सबसे प्रभावशाली बैंकरों में से एक की बेटी से शादी कर रहा था। यह सही विलय था, सही सौदा, लेकिन यह आजीवन कारावास की सजा जैसा महसूस हो रहा था। हम फूल बदल देंगे, शिवानी। मैं अभी अपने सहायक को कॉल करवाता हूं, आरव ने उस एकमात्र उपकरण से आग बुझाने की कोशिश करते हुए कहा, जो उसके साथ काम करता हुआ प्रतीत होता था। उसकी चेकबुक। बात सिर्फ फूलों की नहीं है आरव, बात तुम्हारे रवैये की है। जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मुझे देखो। उसने उसकी बांह पकड़ ली, अपने नाखून हल्के से गाड़ दिए। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो, उस भिखारिन के बारे में। नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यह कार की घनी हवा में एक भूत की तरह तैर रहा था। अंजलि। इस संकेत को सुनकर आरव ने जरूरत से ज्यादा बल से ब्रेक लगाया। जब ट्रैफिक लाइट लाल हो गई, कार धीरे से रुकी, बाहर के शोर से अलग, लेकिन आरव का दिल जोर से धड़का। शुरू मत करो, शिवानी, उसने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी, पहली बार एक वास्तविक भावना दिखाते हुए, दबी हुई क्रोध। मैंने तुम्हें मेरे अतीत के बारे में बात करने से मना किया है। तुम ही हो, तुम उसे अपनी चुप्पी से वर्तमान में लाते हो। वह चिल्लाई, उसकी चेतावनी को नजरअंदाजा करते हुए। उस औरत ने तुम्हें धोखा दिया आरव। वह एक मामूली चीज थी जो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहती थी, और भगवान का शुक्र है और मेरे कारण तुमने समय पर आंखें खोल लीं। तुम्हें हर दिन मेरा आभारी होना चाहिए, बजाय इसके कि। शिवानी की आवाज एक दूर की गुनगुनाहट बन गई। अचानक आरव की दुनिया उसकी बाईं ओर की पोलराइज्ड खिड़की के माध्यम से एक ही केंद्र बिंदु तक सिमट गई। ट्रैफिक रुका हुआ था। गर्मी के कारण डामर हवा में दृश्यमान लहरें छोड़ रहा था, और वहां रुकी हुई कारों के बीच से पार होती हुई, साहस और हताशा के मिश्रण से खतरे को चकमा देती हुई एक आकृति थी जिसे आरव सबसे घने अंधेरे में भी पहचान लेगा। समय रुक गया, सचमुच जम गया। वह अंजलि थी, लेकिन वह अंजलि नहीं थी जिसे वह अपनी मानसिक तिजोरी में बंद तस्वीरों से याद करता था। वह अंजलि चमकीले रंग के कपड़े पहनती थी और एक ऐसी मासूमियत के साथ मुस्कुराती थी जो कमरों को रोशन कर देती थी। यह महिला जो सड़क पार कर रही थी, एक घिसी पिटी ब्लाउज, एक जीन्स जो बेहतर समय देख चुकी थी, और लंबी दूरी चलने के लिए आरामदायक सपाट जूते पहने हुए थी। उसके भूरे बाल जो पहले उछलते और चमकदार थे, एक व्यावहारिक और अस्त व्यस्त जूड़े में बंधे थे, पसीने की वजह से लटे माथे से चिपकी हुई थीं। हालांकि जिसने आरव के खून को उसकी नसों में जमा दिया, वह उसे देखना नहीं था, बल्कि वह था जो वह ले जा रही थी।
एक साधारण विजिबली इस्तेमाल किए गए बेज कपड़े के कैरियर के माध्यम से उसके सीने से चिपका हुआ जीवन था। एक नहीं बल्कि दो छोटे बंडल, दो छोटे सिर साधारण टोपियों से ढके हुए थे जो उसके जल्दी जल्दी कदमों की ताल पर हिल रहे थे। आरव ने पलकें झपकाईं, यह सोचते हुए कि तनाव उसे मतिभ्रम दे रहा है। वह आगे झुका, लगभग अपने माथे को स्टीयरिंग व्हील से सटा लिया, शिवानी की चीखों को नजरअंदाज करते हुए जो अभी भी केबिन को भर रही थीं। अंजलि गली के विभाजन रेखा पर 1 सेकंड के लिए रुकी। बच्चों का वजन समायोजित करते हुए उसने ट्रैफिक देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 1 सेकंड के अंश के लिए सूरज की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन किया। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे स्पष्ट काले घेरे थे, जितना उसे होना चाहिए उससे ज्यादा पतली, उस नाजुकता के साथ जो कभी कभी दूसरों के लिए पर्याप्त होने के लिए खुद एक भोजन छोड़ देती है। लेकिन उसके हाव भाव में एक भयंकर गरिमा थी, एक सुरक्षात्मक शक्ति जो एक अदृश्य ढाल की तरह उससे निकल रही थी। यह नहीं हो सकता, आरव फुसफुसाया। उसकी आवाज गला घोंटी हुई, टूटी हुई निकली। शिवानी, यह देखते हुए कि उसने बातचीत में मौजूद रहना बंद कर दिया है, उसकी नजर का पीछा करते हुए सड़क की ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? उसने तिरस्कार से पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। उस भिखारिन को। हे भगवान, यह शहर बद से बदतर होता जा रहा है। वे किसी को भी कारों के बीच भीख मांगने देते हैं। भिखारिन शब्द आरव को एक शारीरिक थप्पड़ की तरह लगा। चुप रहो, उसने कहा। यह एक चीख नहीं थी, यह एक ठंडा और घातक आदेश था। माफ करना, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? आरव, उसने तर्क, सामाजिक मानदंडों, ट्रैफिक, शादी, निवेशकों, सब कुछ को नजरअंदाज कर दिया। वहां केवल वह महिला और 2 छोटे प्राणी मौजूद थे, जिन्हें वह चिलचिलाती धूप में ढो रही थी। बिना सोचे, बिना योजना बनाए आरव ने अकल्पनीय काम किया। उसने दरवाजों का ताला खोल दिया। अनलॉक होने की धातु की आवाज लग्जरी कार में गूंज उठी। आरव, लाइट हरी होने वाली है, तुम क्या कर रहे हो? शिवानी की आवाज एक सब तक ऊपर चली गई, अब दहशत और अविश्वास से भरी हुई। उसने दरवाजा खोला। शहर का शोर अंदर आ गया। हॉर्न, इंजन, चीखें, असली जिंदगी। गर्मी ने वातानुकूलित आश्रय पर धावा बोल दिया। आरव, क्या तुम पागल हो? शिवानी चिल्लाई। उसके सूट की जैकेट पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अभी वापस आओ। लेकिन वह पहले ही बाहर था। उसके इटालियन चमड़े के जूते गर्म डामर पर पड़े। उसने ड्राइवर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कार चालू छोड़ दी। उसने उस परिपूर्ण और अमीर महिला को हिस्टीरिया में चिल्लाता छोड़ दिया। उसके पैर अपने आप हिलने लगे, वाहनों के बीच दौड़ते हुए, एक मोटरसाइकिल से बचते हुए जिसने उसे गुस्से में हॉर्न दिया। अंजलि, वह चिल्लाया। नाम वर्षों की चुप्पी, गर्व और झूठ को चीरते हुए उसके गले से निकला। यह एक हताश चीख थी, एक ऐसी अत्यावश्यकता से भरी हुई थी जिसे वह खुद पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। लगभग 10 मीटर की दूरी पर महिला तनाव में आ गई। उसका शरीर कठोर हो गया, जैसे कोई जानवर शिकारी को देखने से पहले पहचान लेता है। वह तुरंत नहीं पलटी। उसने बच्चों के चारों ओर अपनी बाहों को कस लिया, उनकी रक्षा करते हुए, और फुटपाथ की ओर अपनी गति तेज कर दी। आरव और तेजी से दौड़ा, अपनी छोड़ी हुई कार के पीछे फंसे ड्राइवरों के अपमान को नजरअंदाज करते हुए। अंजलि, उस विशिष्ट आवाज द्वारा उच्चारित उसके नाम की आवाज ने अंजलि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक भारी लंगर का काम किया। वह पहले ही फुटपाथ की सुरक्षा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके पैरों ने एक और कदम उठाने से मना कर दिया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर था कि वह जुड़वा बच्चों को जगा देगी जो उसके सीने से चिपके हुए गहरी नींद में थे, उस नाटक से बेखबर थे जो शुरू होने वाला था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, गर्म और प्रदूषित हवा का एक कश लिया, प्रार्थना की कि यह दोहरी शिफ्ट की थकान के कारण होने वाला श्रवण भ्रम हो। लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया। यह एक कठोर स्पर्श नहीं था, बल्कि कांपता हुआ, हिचकिचाता हुआ स्पर्श था। अंजलि धीरे से पलटी, रक्षात्मक मुद्रा में। उसके हाथ सहज रूप से बच्चों के सिर को ढंकने के लिए ऊपर उठ गए, उनके और दुनिया के बीच एक भौतिक बाधा पैदा कर दी। और वहां वह था, आरव सिंघानिया, वह आदमी जिसे उसने अपने अस्तित्व के हर रेशे से प्यार किया था। वह आदमी जिसने लगभग 1 साल पहले उस पर सबसे खराब बदनामी का विश्वास करके उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। वह हाँफ रहा था। दौड़ने से उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी टाई की गांठ थोड़ी ढीली थी और उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पूर्ण दहशत, एक दर्दनाक आशा के साथ मिश्रित। दोनों के बीच का अंतर क्रूर था, लगभग अश्लील।
वह सफलता के आभा मंडल से चमक रहा था। महंगे लोशन और एयर कंडीशनिंग की महक आ रही थी। वह अपने घिसे पिटे कपड़ों में स्तन के दूध और कड़ी मेहनत के दिन के पसीने की महक के साथ खुद को छोटा महसूस कर रही थी। अंजलि, उसने दोहराया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी नीली आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थीं, जैसे वह हर नई अभिव्यक्ति रेखा, हर उस पीड़ा के निशान को याद करना चाहता था जिसे देखने के लिए वह वहां नहीं था। हे भगवान, अंजलि, क्या तुम हो? उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। अपनी गरीबी के बावजूद, इस आदमी की शक्ति के डर के बावजूद उसकी गरिमा बरकरार थी। तुम क्या चाहते हो आरव? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि बच्चों को परेशान न करने के लिए धीमी थी। तुम्हारी कार ट्रैफिक रोक रही है, अपनी जिंदगी में वापस जाओ। आरव ने उसे सुना ही नहीं। उसकी नजर नीचे चली गई थी। वह अब उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। वह बेज कपड़े के कैरियर को देख रहा था। वह 2 बंडलों को देख रहा था। उसके हाथ अनजाने में ऊपर उठ गए, जैसे वह उन्हें छूना चाहता हो, लेकिन वह सेंटीमीटर दूर रुक गया, डरते हुए कि वह दूर हट जाएगी या चिल्लाएगी। यह क्या है? उसने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। वास्तविकता उसे एक मालगाड़ी की ताकत से मार रही थी। ये किसके हैं? ये तुम्हारे हैं। अंजलि एक व्यावसायिक इमारत की दीवार से अपनी पीठ सटाकर एक कदम पीछे हट गई, घिरी हुई। वे मेरे बच्चे हैं, उसने सख्ती से जवाब दिया, और तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया जाओ, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव ने संक्षेप में पीछे देखा। दूर उसने शिवानी को मर्सिडीज से उतरते हुए देखा, जो हाथ हिला रही थी और उनकी ओर चिल्ला रही थी। हालांकि शहर के शोर ने उसके शब्दों को दबा दिया था। उसने अत्यावश्यकता से अंजलि की ओर देखा। मैं नहीं जा रहा हूं जब तक तुम मुझे नहीं बताती। आरव ने एक गांठ महसूस करते हुए लार निकली। कब? उनका जन्म कब हुआ? अंजलि ने अपने होंठ भींच लिए। वह जानती थी कि यह पल कभी भी आ सकता है, लेकिन वह तैयार नहीं थी। 3 महीने पहले उसने स्वीकार किया, यह जानते हुए कि वह हिसाब लगाएगा। आरव धूप में स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। 3 महीने और 9 महीने की गर्भावस्था। इसका मतलब था कि जब उसने उसे हवेली से बाहर निकाला था, जब उसने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया था, जब शिवानी ने उसे सबूत दिखाए थे कि वह किसी और से मिल रही थी, तब वह गर्भवती थी। तुम गर्भवती थी जब तुम चली गई थी? सवाल एक दर्द भरी आह की तरह निकला। जब तुमने मुझे बाहर निकाला था, उसने ठंडेपन से सुधारा। और हां, मैं थी। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की आरव। उस आखिरी रात मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझ पर चिल्लाने में इतने व्यस्त थे, अपने आसपास के लोगों के झूठ पर विश्वास करने में इतने व्यस्त थे कि तुमने मुझे बोलने नहीं दिया। तुमने मेरे चेहरे पर एक चेक फेंका और मुझसे गायब हो जाने को कहा। उसके शब्द खंजर थे और आरव ने खुद को बचाए बिना उन सभी को लिया। उसे वह रात याद थी। उसे एक ऐसी शर्मिंदगी के साथ याद थी जिसने उसके पेट को जला दिया था। ठीक उसी पल एक बच्चा हिल गया। बच्चे की छोटी सी आह ने संवाद के तनाव को तोड़ दिया। दाहिनी ओर का छोटा सिर घूम गया, टोपी थोड़ी पीछे खिसक गई। बच्चे ने अपनी आंखें खोली। आरव को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई है। वह अंजलि के प्रतिरोध को नजरअंदाजा करते हुए पास आया और सीधे बच्चे की आंखों में देखा। वे 2 गहरे नीलमणि थे, ठीक उसी के जैसे, अचूक। दुनिया में कोई भी डीएनए परीक्षण उस नजर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता था। उस बच्चे की आंखों का आकार, उसकी अपनी नाक की वक्रता वैसी ही थी जब वह एक शिशु था। यह समय में पीछे हटकर खुद को एक दर्पण में देखने जैसा था। और फिर उसने दूसरे को देखा, बिल्कुल एक जैसा। पानी की 2 बूंदें, उसकी 2 एकदम सही प्रतियां, जिसे उस महिला की बाहों में पाला जा रहा था जिसे उसने तिरस्कार किया था। ये मेरे हैं। यह एक सवाल नहीं था, यह एक पुष्टि थी जिसने उसके अस्तित्व की नींव को हिला दिया। आरव की आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसके बच्चों का दिखना धुंधला हो गया। अंजलि, ये मेरे हैं। इनकी आंखें मेरी जैसी हैं। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी अपनी सुरक्षा उसके कच्चे भाव के सामने टूट रही है, लेकिन डर ज्यादा मजबूत था। डर था कि वह उन्हें छीन लेगा। डर था कि वह अपने वकीलों, अपने पैसे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। ये मेरे हैं आरव, उसने भयंकरता से कहा, बच्चे के चेहरे को ढकते हुए, ताकि वह उसे देखना बंद कर दे। मैंने उन्हें अकेले जन्म दिया। मैंने उनके डायपर खरीदने के लिए 8वें महीने तक फर्श साफ किए। जब वे पैदा हुए तो मैं अकेले सरकारी अस्पताल में थी। तुम वहां नहीं थे। तुम उसके साथ अपनी शादी की योजना बना रहे थे। आरव, भगवान के लिए। शिवानी की कर्कश आवाज ने बुलबुले को तोड़ दिया। वह ऊंची एड़ी के जूते में चलने की कोशिश से हांफती हुई, गुस्से से लाल, फुटपाथ पर पहुंची। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ है?
शिवानी ने आरव की बांह पकड़ी और उसे जोर से खींचा। तुमने कार को बीच सड़क में खुला छोड़ दिया है। सब लोग देख रहे हैं। तुम खुद को मजाक का पात्र बना रहे हो। आरव ने एक झटके में लगभग हिंसक हरकत से खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया। बच्चों को देखना जारी रखा। शिवानी खुद को नजरअंदाजा महसूस करते हुए अपना गुस्सा अंजलि की ओर मोड़ दिया। उसने ऊपर से नीचे तक पूर्ण घृणा की मुद्रा के साथ उसे स्कैन किया। सस्ते कपड़े, पसीना, स्पष्ट गरीबी को स्कैन किया। ओह, जरूर ये वही बेचारी नौकरानी होनी चाहिए। शिवानी ने जहर के साथ थूका। मैं देख रही हूं कि तुम कितनी नीचे गिर गई हो। प्रिय, तुम मेरे मंगेतर को सड़क पर क्यों परेशान कर रही हो? क्या तलाक के बाद तुमने जो पैसा निकाला था वह खत्म हो गया? अंजलि ने अपनी नजर नीचे नहीं की। इस बार उसने अपने बच्चों को और कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। वह थे जो दौड़ते हुए मेरे पास आए। कृपया। शिवानी ने एक हिस्टेरिकल हंसी छोड़ी। जरूर तुमने उसे गुजरते हुए देखा और उस पर कूद पड़ी। और वह क्या है? उसने बच्चों वाले बंडल की ओर इशारा किया। अब तुम बच्चों का इस्तेमाल करके भीख मांग रही हो। या तो ये राज्य के हैं या किसी बदकिस्मत आदमी के जो तुम्हें सड़क पर मिला। क्योंकि मुझे यकीन है कि आरव जोड़ना जानता है और वह अच्छी तरह जानता है कि इन जीवों का उससे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो शिवानी। आरव दहाड़ा। चीख इतनी तेज थी कि दोनों बच्चे चौंक गए और एक साथ रोने लगे। भूख और डर की एक तीखी रोना। रोने की आवाज ने आरव को एक ट्रांस से जगा दिया। शिवानी को देखा। उसका चेहरा नफरत से विकृत था। अनजाने में अपने ही बच्चों को गाली दे रही थी। और अंजलि को देखा, विनम्र और अकेली, उन्हें अपने प्यारे हाथों से शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसके आंखों से पट्टी पूरी तरह से गिर गई। देखो तुमने क्या किया। तुमने बच्चों को डरा दिया। आरव ने शिवानी को एक ठंडेपन से डांटा जिसने उसे सुन्न कर दिया। वह अंजलि की ओर मुड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मदद करना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे। अंजलि, कृपया, हमें बात करने की जरूरत है। यहां नहीं, मुझे तुम्हें ले जाने दो। मुझे उन्हें ठीक से देखने दो। नहीं, अंजलि ने मना कर दिया। बस स्टॉप की ओर पीछे हटते हुए जो कुछ मीटर की दूरी पर था, एक पुरानी और शोरगुल वाली बस एक चीख के साथ रुकती हुई पास आ रही थी। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है आरव। अपने महल में वापस जाओ। उसके पास वापस जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम जा नहीं सकती। आरव ने एक हताश कदम उठाया। अगर तुमने एक और कदम उठाया तो मैं चिल्लाऊंगी। उसने आंखों में आंसू भरकर चेतावनी दी। मैं चिल्लाऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे बच्चों के पास आने की हिम्मत मत करना। तुमने वह अधिकार उसी दिन खो दिया जब तुमने मुझे घटिया नौकरानी कहा और सड़क पर फेंक दिया। बस ने अपने बीजेपी परेशान कर रहे हो। दरवाजे खोले। अंजलि तेजी से चढ़ गई। जुड़वा बच्चों के वजन से जूझ रही थी और कांपते हाथों से अपनी जेब में सिक्के ढूंढ रही थी। आरव फुटपाथ पर लकवाग्रस्त खड़ा रहा। वह दौड़ना चाहता था। वह उस बस में चढ़ना चाहता था। वह अपने हाथों से पूरी दुनिया को उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन उसने उसकी आंखों में डर देखा। उससे डर, और उस चीज ने उसे किसी भी चीज से ज्यादा नष्ट कर दिया। बस ने दरवाजे बंद कर लिए और चल पड़ी, काले धुएं का एक बादल छोड़ते हुए। आरव ने गंदी खिड़की से देखा कि अंजलि बैठ गई और बिना पीछे देखे बच्चों में से एक को शांत करने के लिए दूध की एक सस्ती बोतल निकाल ली। आरव। शिवानी ने उसे फिर से छूने की कोशिश की। उसकी आवाज गुस्से से बदलकर गणनात्मक चिंता में बदल गई जब उसने उसके तबाह चेहरे को देखा। मेरे प्रिय, चलो चलें। वह औरत पागल है। ये बच्चे निश्चित रूप से तुमसे पैसे निकालने का एक जाल है। आरव धीरे से शिवानी की ओर मुड़ा। उसकी नीली आंखें लाल थीं, दर्द और एक उभरते हुए गुस्से से भरी हुई थीं। उनकी आंखें मेरी जैसी थीं। उसने एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो मौत की सजा जैसी लग रही थी। वे बिल्कुल मेरे जैसे थे और उनकी उम्र ठीक वही है। यह असंभव है। तुम जानती हो कि वह जो मैं जानता हूं। आरव ने शिवानी के पास जाकर उसके व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण करते हुए उसे पहली बार असली डर से पीछे हटने पर मजबूर किया। वह यह है कि जो कहानी तुमने मुझे 1 साल पहले बताई थी उसमें कुछ गड़बड़ है, और मैं तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगी की कसम खाता हूं जिन्हें मैंने अभी उस बस में देखा है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला था तो भगवान तुम्हारी मदद करे। शिवानी, भगवान तुम्हारी मदद करे। आरव पलटा और अपनी छोड़ी हुई कार की ओर चल पड़ा। चलते चलते अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने फूल वाले को फोन नहीं किया। उसने वेडिंग प्लानर को फोन नहीं किया। उसने अपने निजी सुरक्षा प्रमुख का नंबर डायल किया। मैं चाहता हूं कि तुम अभी एक व्यक्ति का पता लगाओ। वह अभी अभी सेंट्रल एवेन्यू पर रूट 500 की एक बस में चढ़ी है।
वह 2 जुड़वा बच्चों वाली एक महिला है। पता लगाओ कि वह कहाँ रहती है। पास मत जाना। मुझे बस पता चाहिए, और मुझे पिछले 1 साल का अंजलि शर्मा का पूरा इतिहास चाहिए। हर हरकत, हर डॉक्टरी विजिट, सब कुछ। उसने फोन काट दिया और कार में बैठ गया। एयर कंडीशनर अभी भी 16 डिग्री पर था, लेकिन आरव को लग रहा था कि वह अपनी ही गलतियों के नर्क में जल रहा है और वह इसे ठीक करने के लिए पूरी दुनिया को जलाने को तैयार था। मर्सिडीज के दरवाजे का बंद होना वातानुकूलित केबिन के अंदर एक गोली की तरह गूंजा। बाहरी दुनिया अपने सांसारिक शोर और दमघोंटू गर्मी के साथ फिर से सील हो गई, लेकिन वाहन के अंदर की हवा सांस लेने लायक नहीं रही थी। आरव ने इंजन चालू किया। उसके हाथ चमड़े से लिपटे स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से कांप रहे थे, एक विवरण जो शिवानी की बाज जैसी आंखों से नहीं चूका। चलो, उसने तनाव भरी आवाज में आदेश दिया, सामने घूरते हुए अन्य कारों के ड्राइवरों को देखने से बचने के लिए जो उन्हें विकृत जिज्ञासा से देख रहे थे। हमें इस सर्कस से बाहर निकालो, इससे पहले कि कोई हमें पहचान ले और हम कल सभी गपशप पत्रिकाओं के कवर पर हों। आरव ने पहला गियर लगाया और कार जर्मन इंजीनियरिंग की उस भ्रामक कोमलता के साथ फिसल गई। बाहर से वे सफलता की छवि थे, एक $500 मिलियन की कार में एक सुनहरा जोड़ा। अंदर से वे परमाणु युद्ध के कगार पर 2 अजनबी थे। पहले 10 मिनट के लिए चुप्पी पूर्ण थी। केवल एयर कंडीशनर की लगभग अगोचर भनभनाहट और शिवानी की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं, जो फ्रैंटिकली अपना फोन चेक कर रही थी, टिप्पणियों को हटा रही थी या देख रही थी कि क्या किसी ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया है। अभी तक कुछ नहीं है, उसने खुद से बुदबुदाया, अपने एक्रेलिक नाखून से स्क्रीन को एक सूखी थपकी के साथ लॉक करते हुए। हम भाग्यशाली थे। अगर मेरे पिता को पता चला कि तुम बीच एवेन्यू में अपनी पूर्व पत्नी का पीछा करने के लिए कार से बाहर निकल गए थे। चुप रहो शिवानी, आरव ने उसे रोका। वह चिल्लाया नहीं। उसका लहजा धीमा, भारी था, एक अस्तित्वगत थकान से भरा हुआ था जो उसकी हड्डियों पर भारी पड़ रही थी। मैं तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं सुनना चाहता। मैं शादी के बारे में बात नहीं सुनना चाहता। शिवानी ने अपना सिर इतनी तेजी से घुमाया कि उसके हीरे के झुमके हिंसक रूप से झूल उठे। तुम शादी के बारे में बात नहीं करना चाहते हो? उसने एक अविश्वास भरी और तीखी हंसी छोड़ी। आरव, 2 हफ्ते बाकी हैं। हमने एक भाग्य निवेश किया है। मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है और मैं एक पुरानी नौकरानी के लिए उदासीनता के दौरे को अपने पल को बर्बाद नहीं करने दूंगी। यह उदासीनता नहीं थी, आरव ने डामर पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा। हर बार जब उसने पलक झपकाई तो उसने उन 4 नीली आंखों को देखा जो उसे देख रही थीं। नीलमणि की 2 जोड़ियां जिसने फुटपाथ के किनारे से उसे चुपचाप आंका था। मैंने अपने बच्चों को देखा शिवानी, यह कहना बंद करो, वह चिल्लाई, उस सुरुचिपूर्ण संयम को खोते हुए जिसका वह इतना अभ्यास करती थी। यह जैविक रूप से असंभव है। उसने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें संदेश दिखाए, याद है? मैंने तुम्हें उस सस्ती लॉज में घुसते हुए उसकी तस्वीरें दिखाईं। वे बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, माली के, ड्राइवर के, उस आदमी के जिससे वह मिलती थी। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, आरव ने अचानक कहा। वाक्य हवा में लटक गया। शिवानी एक माइक्रोसेकंड के लिए जम गई, उसकी एक्टिंग में एक लगभग अगोचर त्रुटि। क्या, जो तस्वीरें तुमने मुझे 1 साल पहले दिखाई थीं? आरव ने स्टीयरिंग व्हील को तब तक कसकर पकड़ा जब तक कि चमड़ा चरमरा नहीं गया। उसके लॉज में घुसने की तस्वीरें अंजलि दिखाई दे रही थीं। हाँ, उसके कपड़े, उसके बाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आदमी हमेशा पीछे से या धुंधला था। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। शिवानी ने अपनी आक्रामक मुद्रा को वापस पाते हुए, अपने पैरों को पार करते हुए और अपनी रेशमी स्कर्ट को चिकना करते हुए सांस छोड़ी। और अब तुम जासूसी खेलोगे? कृपया। आरव, सबूत स्पष्ट थे। उसने चेक स्वीकार किया। नहीं, अगर वह निर्दोष होती, अगर वे बच्चे तुम्हारे होते, तो वह लड़ने के लिए रुकी होती। वह उसी समय DNA परीक्षण की मांग करती, लेकिन वह चली गई, पैसे पकड़े और भाग गई। दोषी यही करते हैं। आरव ने फुटपाथ पर दृश्य को याद किया। घिसे पिटे कपड़े, सस्ता कपड़े का कैरियर। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जिसने एक $100 का चेक खर्च किया हो। आरव ने फुसफुसाया, खुद से ज्यादा उसके लिए, क्योंकि उसने इसे अपने प्रेमी पर खर्च किया। शिवानी ने क्रूरता से हमला करते हुए जोर दिया, या ड्रग्स पर, या जो भी वह घटिया लोग करते हैं। उसे देखो आरव, वह गंदी थी, पसीने से तर थी, पतली थी। वह एक आपदा है। क्या तुम वास्तव में अपने उपनाम, सिंघानिया उपनाम को उस छवि से जोड़ना चाहते हो? कल्पना करो कि फर्म के भागीदार क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि CEO के बच्चे एक ऐसी महिला से हैं जो ऐसा लगता है जैसे वह पुल के नीचे रहती है।
आरव अपनी हवेली के सामने विशाल लोहे के गेट के सामने कार को ब्रेक लगाकर रोका। सुरक्षा गार्ड ने सैन्य रूप से सलामी दी और स्वचालित दरवाजे खोले। आरव का निजी स्वर्ग उनके सामने खुल गया। पूरी तरह से कटी हुई घास, संगमरमर के फव्वारे, एक आधुनिक और प्रभावशाली वास्तुकला। लेकिन संपत्ति में प्रवेश करते ही आरव को अचानक मतली महसूस हुई। वह सारा विलासिता, वह सारा संगमरमर और कांच अचानक उसे खाली, बांझ लगा। शिवानी ने देखा कि उसने मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पार्क करते समय इंजन बंद नहीं किया। आरव, कार बंद करो। आधे घंटे में हमारे पास शेफ के साथ मेनू का परीक्षण है। तुम बाहर निकलो। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। माफ करना, तुम बाहर निकलो। मुझे ऑफिस जाना है। मुझे कुछ चीजें सुलझानी हैं। आज रविवार है आरव। मैंने कहा कि तुम बाहर निकलो। आरव ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। महीनों में पहली बार शिवानी ने अपने मंगेतर की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे वास्तव में डरा दिया। यह गुस्सा नहीं था, यह अलगाव था। वह उसे एक फर्नीचर के टुकड़े की तरह देख रहा था जो अब सजावट के अनुकूल नहीं था। मेनू परीक्षण के लिए मेरा इंतजार मत करना, तुम खा लो। शिवानी ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, तमाशा करने के लिए, अपने पिता को फोन करने की धमकी देने के लिए। लेकिन आरव के जबड़े के तनाव में कुछ ऐसा था जिसने उसे बताया कि इस बार रोना धोना काम नहीं करेगा। गुस्से में उसने दरवाजा खोला और एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकली जिसने मर्सिडीज के चेसिस को हिला दिया। आरव ने उसके घर में प्रवेश करने का इंतजार नहीं किया। उसने केंद्रीय फव्वारे के चारों ओर एक चीख के साथ तेजी लाई जो उसकी स्थिति के एक आदमी के लिए अनुचित थी और पूरी गति से हवेली से बाहर निकल गया। वह ऑफिस नहीं जा रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां जा रहा है। वह बस इतना जानता था कि उसे सांस लेने, सोचने, उन दो बच्चों की छवि को संसाधित करने के लिए शिवानी से दूर जाने की जरूरत थी जो उसकी आंखों के रेटिना पर टैटू हो गए थे। जब वह शहरी राजमार्ग पर बिना किसी लक्ष्य के गाड़ी चला रहा था तो उसका फोन सेंट्रल कंसोल पर वाइब्रेट हुआ। यह उसके सुरक्षा प्रमुख, उस आदमी का एक संदेश था जिसे उसने कुछ मिनट पहले फोन किया था। आरव ने अपने गले में दिल के साथ इमरजेंसी लेन में कार रोक दी। उसने स्क्रीन अनलॉक की। संदेश संक्षिप्त, नैदानिक और विनाशकारी था। सर सिंघानिया, अंजलि शर्मा का पता लगा लिया गया है। वह लक्ष्मी नगर कॉलोनी, गली नंबर 4, मकान 45 में रहती है। यह एक उच्च जोखिम वाली बस्ती है। प्रारंभिक मेडिकल इतिहास 3 महीने पहले सरकारी अस्पताल में जुड़वा बच्चों के जन्म की पुष्टि करता है। जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं है। बच्चे केवल मां के उपनाम शर्मा के साथ पंजीकृत हैं। अगले निर्देशों की प्रतीक्षा है। आरव ने फोन को सहचालक की सीट पर गिरा दिया। बिना पिता के उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया और वर्षों में पहली बार महान आरव सिंघानिया रोया। वह एक गला घोंटने वाली म्यूट आवाज के साथ रोया। स्टीयरिंग व्हील को बार बार पीटता रहा जबकि कारें उसके पास से गुजरती रहीं, इस बात से बेखबर कि उस लग्जरी कार के अंदर एक आदमी अपनी गलती की भयावहता का एहसास होने पर टुकड़ों में टूट रहा था। शहर के दूसरी ओर बस एक हाइड्रोलिक फुसफुसाहट के साथ रुकी। टूटे हुए फुटपाथ पर काला धुआं उगलती हुई। अंजलि सावधानी से नीचे उतरी, आर्यन और कबीर के सिर को अपने हाथों से ढंकते हुए जैसे वे पवित्र प्याले हों। उसकी बाहें जल रही थीं। 3 महीने के 2 बच्चों का वजन प्लस डायपर बैग एक निरंतर शारीरिक सजा थी, लेकिन यह एक दर्द था जिसे उसने कृतज्ञता के साथ गले लगाया। वे उसका वजन थे, उसका बोझ थे, उसका आशीर्वाद थे। पड़ोस आरव की हवेली वाले क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। यह दीवारें ग्राफिटी से भरी हुई थीं। किसी खुली खिड़की से जोर जोर से भोजपुरी संगीत बज रहा था और सड़क किनारे स्टालों से तले हुए खाने की महक हवा में व्याप्त थी। अंजलि तेजी से चली, सिर नीचे करके। कोने में शराब पी रहे पुरुषों के समूह के साथ आंख से संपर्क करने से बचते हुए वह अपनी बस्ती के जंग लगे गेट से गुजरी जहां वह रहती थी। यह ऊंची छतों और केंद्रीय आंगन वाली एक पुरानी इमारत थी जो कभी सुंदर थी लेकिन अब उपेक्षा और नमी के कारण गिर रही थी। अंजलि बेटी, आंगन से एक कर्कश आवाज ने उसे बधाई दी। यह दादी पार्वती थी, उसकी 70 वर्षीय पड़ोसी जो टूटे हुए सीमेंट के फर्श को झाड़ रही थी। अंजलि का चेहरा देखकर बूढ़ी महिला ने झाड़ू छोड़ दी और जल्दी से लंगड़ाते हुए पास आई। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम कागज की तरह पीली हो। बच्चे ठीक हैं। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके घुटने जवाब दे गए। वह अगले कदम पर बैठ गई, एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ थी। मैंने उसे देखा,
दादी पार्वती, उसने आंसुओं से भरी आंखों से फुसफुसाया। मैंने आरव को देखा। बूढ़ी महिला ने सहज रूप से अपने आप को बचाया, क्रॉस का चिन्ह बनाया। हे पवित्र मां, क्या उसने तुम्हें देखा? क्या उसने छोटे फरिश्तों को देखा? उसने उन्हें देखा। उसने हमें सड़क पर रोका। वह उन्हें छूना चाहता था। अंजलि ने बच्चों को गले लगाया जो भूख से जागना और शिकायत करना शुरू कर रहे थे। यह भयानक था। वह उसके साथ था, उस महिला के साथ जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। उसने मुझ पर चिल्लाया, सबके सामने मेरा अपमान किया, लेकिन उसने उन्हें देखा और सच जान गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। ओह मेरी बच्ची। दादी पार्वती उसके बगल में बैठ गई और उसके दुबले कंधे को सहलाया। यह तो देर सबेर होना ही था। खून तो पुकारता है, लेकिन डरो मत। यहां कोई भी पड़ोसी की मदद के बिना अंदर नहीं आता है। मुझे डर है कि वह उन्हें मुझसे छीन लेगा। अंजलि ने स्वीकार किया और उसकी आवाज एक सूखी सिसकी में टूट गई। उसके पास दुनिया का सारा पैसा है पार्वती दादी। उसके पास वकील, जज, शक्ति है। मेरे पास कुछ नहीं है। देखो हम कहाँ रहते हैं। उसने सिर से अपने छोटे से कमरे की ओर इशारा किया, जहां बारिश होने पर पानी रिसता था। एक जज देखेगा तो कहेगा कि मैं योग्य नहीं हूं। वे कहेंगे कि मैं गरीब हूं। गरीब होना अपराध नहीं है मेरी बेटी। बुरी मां होना है, हाँ। और तुम सबसे अच्छी मां हो जो मैंने बरसों में देखी है। ये बच्चे गोल मटोल, साफ और प्यार से भरे हुए हैं। वह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अंजलि ने अपने हाथ के पीछे से आंसू पोंछे। उसे मजबूत होना था। आर्यन ने और जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद कबीर ने भी। रोने के कोरस ने उसे खड़े होने पर मजबूर कर दिया। मातृ इंस्टिंक्ट ने दहशत को कुचल दिया। मुझे उन्हें खिलाना है। मेरा फार्मूला खत्म हो रहा है और पेड़े में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। ऊपर जाओ। मैं तुम्हारे लिए अभी अभी बनाई गई दाल रोटी की एक छोटी प्लेट ऊपर लाती हूं ताकि तुम खा सको। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो गायब हो जाओगी। अंजलि ने 3 मंजिल की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ीं। अपनी थकी हुई टांगों में हर कदम को महसूस किया। अपने छोटे अपार्टमेंट, एक ही कमरा जो बेडरूम, रसोई और लिविंग रूम के रूप में काम करता था, में प्रवेश करते ही वास्तविकता ने उसे मारा। कोई ब्रांडेड पालना नहीं था। जमीन पर एक गद्दा था जहां वे तीनों सोते थे। 2 बर्नर वाला एक छोटा इलेक्ट्रिक स्टोव वाली एक छोटी मेज थी। बच्चों के कपड़े कमरे को पार करते हुए एक कपड़े के तार पर लटके हुए थे। सब कुछ त्रुटिहीन रूप से साफ था। एक सैन्य कठोरता के साथ व्यवस्थित था, लेकिन गरीबी हर कोने से चिल्ला रही थी। उसने बच्चों को गद्दे पर लिटा दिया और बोतलें तैयार करने की यांत्रिक दिनचर्या शुरू कर दी। जब वह दूध हिला रही थी तो उसका मन अतीत में चला गया। उसे आरव का घर याद आया। विशाल ग्रेनाइट रसोई, वह कमरा जिसे उन्होंने मोती ग्रे में रंगे हुए बच्चों के कमरे में बदलने का सपना देखा था। उसे याद आया कि कैसे आरव ने शुरू के कुछ हफ्तों में उसके पेट को सहलाया था, इससे पहले कि शिवानी का जहर असर करना शुरू कर देता। तुम सिर्फ मेरा पैसा चाहती हो, उसने उसे उस आखिरी रात चिल्लाया था। मैंने तुम्हें कहीं से उठाकर तुमसे शादी की और तुम मुझे किसी और के साथ संबंध बनाकर यह चुकाती हो। अंजलि ने अपने बच्चों को देखा जो लालच से बोतलें चूस रहे थे। उनकी छोटी मुट्ठियां बंद थीं, उनकी पलकें लंबी और गहरी थीं, ठीक उसी पिता जैसी जिन्हें वे नहीं जानते थे। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, उसने कमरे की दूषित हवा से वादा किया। मैं उस औरत को उनके पास फिर कभी नहीं आने दूंगी। इस बीच साकेत में एक गगनचुंबी इमारत की 40वीं मंजिल पर एक मिनिमलिस्ट ऑफिस में आरव अंधेरे में बैठा था। उसने रोशनी नहीं जलाई थी, केवल उसके पैरों में शहर की चमक ही कमरे को रोशन कर रही थी। उसके क्रिस्टल डेस्क पर एक पुराने फोल्डर की सामग्री खाली कर दी गई थी, जिसे उसने अपनी निजी तिजोरी से निकाला था। वे सबूत थे। आरव ने मुद्रित तस्वीरों में से एक को लिया, जिसमें अंजलि को एक सस्ती लॉज में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। तारीख और समय निचले कोने में मुद्रित थे। उसने अपना फोन निकाला और जुनूनी रूप से गैलरी खोली। वह एक पूरा साल पीछे स्क्रॉल करता रहा, जब तक कि वह उस विशिष्ट तारीख तक नहीं पहुंच गया। उस दिन वह न्यूयॉर्क में एक व्यापार यात्रा पर था। शिवानी किसी काम में अंजलि की मदद करने के लिए शहर में रुकी थी। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए फोटो को अपनी आंखों के पास लाया। छवि में कुछ उसे परेशान कर रहा था। रोशनी, छाया। वह उठा और दीवार पर लगे एक बड़े मॉनिटर की ओर चला। उसने फोटो को स्कैन किया और डिजिटल रूप से उसे बड़ा किया। उसने अंजलि की कलाई पर छवि को बड़ा किया। उसने एक घड़ी पहनी हुई थी, एक साधारण काली पट्टा वाली घड़ी। आरव को एक ठंडक महसूस हुई। वह घड़ी उसने उसे उस तारीख के बाद उपहार में दी थी। उसने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी, जो कथित बेवफाई के 2 हफ्ते बाद था। वह एक ऐसी घड़ी कैसे पहन सकती थी जो सुरक्षा कैमरे द्वारा चिह्नित तारीख पर उसके पास नहीं थी?
यह नकली है, आरव फुसफुसाया। उसकी आवाज खाली ऑफिस में गूंज उठी। तारीख में हेरफेर किया गया है। उसने मुद्रित पाठ संदेशों, अंजलि की अपने प्रेमी के साथ कथित बातचीत, भाषा की समीक्षा करना शुरू कर दिया। अंजलि ने कभी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी बाबू या मेरे राजा नहीं लिखा। वह औपचारिक, प्यारी, यहां तक कि अपने ग्रंथों में थोड़ी शर्मीली थी। वे संदेश किसी और अशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखे गए लगते थे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अशिष्ट लगने की कोशिश कर रहा था। आरव को याद आया कि शिवानी अपने घरेलू नौकरों से तिरस्कार से कैसे बात करती थी, यह मानकर कि वे अज्ञानी थे। वे संदेश ठीक वैसे ही हैं जैसा शिवानी ने सोचा होगा कि एक निम्न वर्ग की महिला कहेगी। जो गुस्सा उसने कार में महसूस किया था वह कुछ और खतरनाक में बदल गया। एक ठंडा और गणनात्मक दृढ़ संकल्प। उसने फोन उठाया और फिर से अपने सुरक्षा प्रमुख को डायल किया। रामिरेज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लक्ष्मी नगर कॉलोनी, गली नंबर 4 के बाहर 24 घंटे निगरानी चाहता हूं। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाता है जब तक कि मुझे पता न हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस महिला और उन बच्चों की रक्षा करो जैसे वे देश के राष्ट्रपति हों। अगर तुम्हें कोई संदिग्ध दिखता है, खासकर अगर तुम्हें कपूर परिवार से संबंधित कोई दिखता है, तो हस्तक्षेप करो। समझे? समझा गया सर। और आप? मैं वहां जा रहा हूं, आरव ने अपने सूट की जैकेट पहनते हुए कहा। लेकिन मैं आरव सिंघानिया करोड़पति के रूप में नहीं जा रहा हूं। मैं जवाब खोजने जा रहा हूं, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आता है, भगवान उसकी मदद करे। आरव ने फोन काट दिया और अपने पैरों पर शहर की ओर देखा। रोशनी नकली हीरों की तरह चमक रही थी। वह पैसे और गर्व से बने झूठ में जी रहा था। अब उसे नर्क में उतरना था। उस अंधेरी और खतरनाक बस्ती में एकमात्र सच्चाई खोजने के लिए जो मायने रखती थी, नीली आंखों की 2 जोड़ियां जो गरीबी में उसका इंतजार कर रही थीं। उसकी मुक्ति अभी शुरू ही हुई थी, और इसकी कीमत उसकी पूरी संपत्ति से कहीं ज्यादा होने वाली थी। रात एक भारी चादर की तरह शहर पर छा गई, लेकिन आरव सिंघानिया के निजी अध्ययन में डेस्क लैंप की रोशनी एक आदमी के विनाश की एकमात्र गवाह थी। महोगनी की लकड़ी पर रामिरेज ने रिकॉर्ड समय में संकलित की गई रिपोर्ट बिखरी हुई थी। वे केवल कागज नहीं थे, वे एक जीवन के टुकड़े थे जिन्हें आरव ने जानबूझकर नजरअंदाज किया था। हर पन्ना एक थप्पड़ था, हर स्कैन की गई रसीद उसके विवेक में एक छुरा। यह नहीं हो सकता। आरव ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए फुसफुसाया। एक दिन की दाढ़ी को अपनी पसीने वाली हथेली के खिलाफ रगड़ते हुए महसूस किया। अंजलि शर्मा की वित्तीय रिपोर्ट चरम अस्तित्व का एक एक्सरे थी। कोई करोड़पति प्रेमियों से कोई हस्तांतरण नहीं था। लग्जरी होटलों पर कोई खर्च नहीं था। जो था वह जेनेरिक फार्मेसियों की रसीदें थीं। शिशु फार्मूला, डायपर, बाल चिकित्सा, पैरासिटामोल। गिरवी रखने का एक इतिहास था। आरव ने एक दानेदार फोटोकॉपी ली। यह एक लोकप्रिय गिरवी घर, शराफत गिरवी घर की एक रसीद थी। आइटम: सगाई की अंगूठी, सफेद सोना और 2 कैरेट का हीरा। हर्ण का मूल्य 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। आरव को मतली महसूस हुई। वह अंगूठी उसे $500,000 में पड़ी थी। उसने इसे इसके मूल्य के एक अंश के लिए बेच दिया था। उसने तारीख देखी, यह जन्म से 2 दिन पहले था। उसने अस्पताल का भुगतान करने के लिए अंगूठी बेच दी। उसने हवेली की चुप्पी में गला घोंटती आवाज में समझा। उसने पढ़ना जारी रखा। रिपोर्ट में उसके काम के घंटे विस्तृत थे। अंजलि सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक औद्योगिक सफाई कंपनी में काम करती थी। फिर वह घर के बने डेसर्ट बनाती थी जिसे वह पड़ोस में कैटलॉग द्वारा बेचती थी। निगरानी रिपोर्ट ने पुष्टि की। महिला विषय: कोई पुरुष विजिट नहीं, केवल काम और स्थानीय दुकान के लिए बाहर जाती है। 90% समय नाबालिगों के साथ घर के अंदर बिताती है। अध्ययन का दरवाजा बिना किसी चेतावनी के धड़ाम से खुला। आरव, यह हद है। शिवानी गुस्से में अंदर आई, एक रेशमी बाथरोब पहने हुए जिसकी कीमत अंजलि के 1 साल की कमाई से ज्यादा थी। तुम यहां 5 घंटे से बंद हो। मेरे पिता ने 3 बार फोन किया है पूछने के लिए कि तुम रात के खाने पर क्यों नहीं आए। क्या मैं जान सकती हूं कि तुम क्या पढ़ रहे हो? शिवानी कागजात पकड़ने के इरादे से डेस्क के पास पहुंची, लेकिन आरव तेजी से चला। एक हिंसक हाथ की लहर से उसने फाइल को ढक दिया। थप्पड़ की आवाज ने शिवानी को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां से बाहर निकलो, आरव ने कहा। उसकी आवाज पहचानने योग्य नहीं थी। उसमें गर्मी का कोई निशान नहीं था, न ही शिष्टाचार का। यह एक अजनबी की आवाज थी। क्या तुम मुझे अपने अध्ययन से बाहर निकाल रहे हो? उसने नाराज होकर पूछा, अपनी बाहों को पार करते हुए। आरव, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। 2 हफ्तों में मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम्हें उस नौकरानी के कारण पागलपन जैसा काम करना बंद करना होगा। आरव धीरे से खड़ा हो गया। उसकी छाया दीवार पर,
विशाल और खतरनाक, पेश हुई। मैंने कहा, बाहर निकलो और दरवाजा बंद कर लो। अगर तुम बिना दस्तक दिए फिर से अंदर आई तो मैं कल ही शादी रद्द कर दूंगा। धमकी हवा में घनी और वास्तविक रूप से तैर गई। शिवानी ने अपना मुंह खोला, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने जीवन में पहली बार गणना की कि वह बारूदी सुरंग पर चल रही थी। एक और शब्द कहे बिना उसने पलटा और अत्यधिक सावधानी के साथ दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। आरव ने उसके कदमों को दूर जाने का इंतजार किया। फिर उसने एक काली एसयूवी वैन की चाबियां लीं जिसका इस्तेमाल सर्विस स्टाफ करता था, न कि उसकी चमकीली स्पोर्ट्स कारें। उसने अपना डिजाइनर कोट, रेशमी टाई और पाटेक फिलिप घड़ी उतार दी। उसने एक दराज में एक पुरानी ग्रे स्वेटशर्ट और एक बेसबॉल कैप खोजी। उसे देखने की जरूरत थी, लेकिन करोड़पति के रूप में नहीं। उसे बिना फिल्टर के सच्चाई देखने की जरूरत थी। वह लक्ष्मी नगर कॉलोनी की ओर गाड़ी चलाकर गया। यात्रा एक शाब्दिक वंश थी, रोशनी वाली और सुरक्षित साउथ दिल्ली से गड्ढों और छाया से भरी सड़कों तक। जब वह गली नंबर 4 पर पहुंचा तो माहौल घना था। कुछ ब्लॉक पीछे पुलिस गश्ती दल अपनी रोशनी के साथ थे और कोनों पर युवाओं के समूह थे। आरव ने वैन को बस्ती से आधा ब्लॉक दूर पार्क किया, लाइटें बंद कर दीं। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह रामिरेज था, जो सड़क के दूसरी ओर एक अनमार्क्ड कार में था। सर, मैं स्थिति में हूं। दूसरी मंजिल की खिड़की जो सड़क की ओर खुलती है उसकी है। लाइट जली हुई है। आरव ने खिड़की को कुछ सेंटीमीटर नीचे किया। हवा में नमी और तले हुए समोसे की महक आ रही थी। उसने उस खिड़की की ओर देखा। उसमें ठीक से पर्दे नहीं थे, बल्कि गोपनीयता के लिए कुछ चादरें लटकी हुई थीं। पतले कपड़े के माध्यम से एक सिलहूट कट गया था। वह अंजलि थी। आरव ने अपनी सांस रोक ली। छाया एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रही थी। वह कुछ अपनी बाहों में झुला रही थी। वह छोटे कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक बार बार चलती रही। पेट दर्द वाले बच्चे को शांत करने की माताओं की उस शाश्वत नृत्य में छवि सम्मोहक और दिल दहला देने वाली थी। आरव ने अपनी घड़ी देखी। आधी रात के 12 बज रहे थे। उसे सुबह 6:00 बजे उठने के लिए सोना चाहिए था, लेकिन वह वहां जाग रही थी, अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी। अचानक सिलहूट खिड़की के पास रुक गया। आरव ने देखा कि अंजलि हवा अंदर आने देने के लिए चादर को थोड़ा हटाती है। वह एक पल के लिए उसका चेहरा देख पाया, जो छत से लटके एक नंगे पीले बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा था। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने एक पुरानी टी-शर्ट पहनी हुई थी जो उसे बड़ी थी, लेकिन जिस तरह से वह अपनी बाहों में बंडल को देख रही थी, आरव ने अपने जीवन में कभी इतना शुद्ध प्यार का भाव नहीं देखा था। उसकी अपनी मां ने भी उसे ऐसे नहीं देखा था। अंजलि ने बच्चे के माथे को चूमा और उससे कुछ फुसफुसाती हुई लगी। फिर वह खिड़की के माध्यम से दिखाई देने वाली एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दिया। आरव को लगा कि उसका दिल उसके सीने में टूट रहा है। उसे वह जीवन याद आया जो उसने उससे वादा किया था। यात्राएं, नानी, आराम। और अब वह उसे वहां प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी दुनिया के खिलाफ अकेली देख रहा था। मैंने क्या किया है? उसने वैन के अंधेरे में फुसफुसाया। हे भगवान, मैंने क्या किया है? तभी उसने कुछ और देखा। अंजलि ने बोतल को मेज पर छोड़ दिया और दर्द की एक मुद्रा के साथ अपने पेट को रगड़ा। उसने फ्रिज खोला जो पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा था। उपकरण के अंदर की रोशनी ने सच्चाई को प्रकट किया। वह लगभग खाली था, केवल पानी की कुछ बोतलें और जो दूध का एक कंटेनर जैसा लग रहा था। उसने बोतल निकाली, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बिना पिए उसे वापस रख दिया। प्राथमिकताएं। दूध उनके लिए था, उसके लिए नहीं। आरव ने निराशा में स्टीयरिंग व्हील को पीटा। वह भागना चाहता था, उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता था, दरवाजा तोड़ना चाहता था और उस फ्रिज को भरना चाहता था। वह उसे वहां से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन डर ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया। उसके अस्वीकार का डर। उसने उसे बताया था कि अगर वह पास आया तो वह चिल्लाएगी और वह सही थी। उसके लिए वह राक्षस था जिसने उसे उस जीवन की निंदा की थी। उसने फैसला किया कि वह उस रात नहीं सोएगा। वह वहां उसकी खिड़की की निगरानी करता रहा, अदृश्य संरक्षक बन गया, जिसे वह तब नहीं जान पाया था जब उसे उसकी जरूरत थी। सुबह के सूरज ने कोई राहत नहीं लाई, बस इमारत के क्षय को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। आरव ड्राइवर की सीट पर अपनी गर्दन अकड़ी हुई और आत्मा सुन्न होकर कुछ घंटों के लिए झपकी ले चुका था। 5:45 बजे उसने अंजलि को बाहर निकलते देखा। उसने जुड़वा बच्चों को दोहरे कैरियर में लिया हुआ था, नाक तक ढके हुए थे। वह नीचे की मंजिल की पड़ोसी दादी पार्वती के घर की ओर तेजी से चली, जहां वह स्पष्ट रूप से उन्हें काम पर जाने से पहले छोड़ देती थी। आरव ने अंजलि के फिर से बाहर निकलने का इंतजार किया।
अकेली, इस बार बस स्टॉप की ओर दौड़ते हुए। उसने उसे सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ते देखा, शहर के श्रमिकों की लहर में खोते हुए। यह उसका अवसर था। आरव वैन से नीचे उतरा, कैप को अपनी भौहों तक खींच लिया और स्पोर्ट्स वियर में था। उसने सुनिश्चित किया कि रामिरेज उसे दूरी से कवर करे। उसने सड़क पार की और बस्ती के आंगन में प्रवेश किया। जगह साबुन और गीली मिट्टी की महक से भरी हुई थी। दीवारों में दरारें थीं जहां से जोरदार घास झांक रही थी। आंगन के केंद्र में प्लास्टर की एक वर्जिन मेरी थी जो मुरझाए हुए फूलों से घिरी हुई थी। उसने उस दरवाजे की ओर रुख किया जहां अंजलि ने बच्चों को छोड़ा था। इससे पहले कि वह दस्तक दे पाता, दरवाजा खुल गया। दादी पार्वती हाथ में झाड़ू और एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकली। वहां खड़े एक अजीब आदमी को देखकर, लंबा और एथलेटिक, उसकी सहज भावनाएं भड़क उठीं। तुम क्या चाहते हो? बूढ़ी महिला ने अपने छोटे लेकिन दृढ़ शरीर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए भौंक कर पूछा। हम यहाँ कुछ नहीं बेचते हैं और हम अपनी बिजली कंपनी को बदलना नहीं चाहते हैं। आरव ने अपनी टोपी उतार दी, एक स्वचालित सम्मान का भाव जो उसे बचपन से सिखाया गया था। नमस्ते दादी, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं। तो क्या तुम वसूली करने वाले हो? क्योंकि अगर तुम अंजलि बेटी से वसूली करने आए हो तो मैंने पिछले हफ्ते आए दूसरे आदमी को बता दिया था कि वह तब भुगतान करती है जब वह कर सकती है। उन्हें अकेला छोड़ दो। गिद्धों। बूढ़ी महिला की भयंकर रक्षा ने आरव को मारा। अंजलि गरीबी से घिरी हुई थी, लेकिन एक वफादारी से भी जिसे वह अपने कॉर्पोरेट शार्क की दुनिया में नहीं जानता था। मैं वसूली करने वाला नहीं हूं, आरव ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। मैं अतीत का एक परिचित हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। दादी पार्वती ने उसे घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी पुरानी और बुद्धिमान आंखों ने ब्रांडेड कपड़ों को स्कैन किया, भले ही वह स्पोर्ट्स वियर हो। वह घड़ी जो अब वह नहीं पहन रहा था, लेकिन जिसकी टैन लाइन कलाई पर बची हुई थी, और किसी ऐसे व्यक्ति का आसन जिसे आदेश देने की आदत थी। एक परिचित, उसने अविश्वास से दोहराया। अगर तुम एक अच्छे परिचित होते तो तुम जानते कि उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन वह अजनबियों से भीख स्वीकार नहीं करती। वह लड़की बहुत गर्वित है। मैं जानता हूं, आरव ने कहा। उसने जोखिम लिया। मैं जानता हूं कि उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं। पार्वती दादी की अभिव्यक्ति बदल गई। अविश्वास से यह गहरे दुख में बदल गया जो गुस्से के साथ मिश्रित था। ओहो हाँ, मेरे छोटे फरिश्ते आर्यन और कबीर, वे इस टूटी फूटी इमारत की रोशनी हैं। क्या वे अच्छे बच्चे हैं? आरव ने कांपती हुई आवाज में पूछा। किसी भी विवरण के लिए भूखा था। दादी पार्वती ने झाड़ू पर झुकते हुए एक आह भरी। वे संत हैं। वे मुश्किल से रोते हैं, जैसे वे जानते हों कि उनकी मां थकी हुई है, लेकिन वे खाते हैं। वे नए छोटे मशीनों की तरह खाते हैं। और बेचारी अंजलि उनके फार्मूला को कम न होने देने के लिए अपने मुंह से रोटी निकाल लेती है। आरव के गले में एक गांठ महसूस हुई। और पिता? उसने पूछा। उसे इसे सुनने की जरूरत थी। उसे किसी और से अपने चेहरे पर सच्चाई बताने की जरूरत थी। दादी पार्वती का चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो गया। उसने आरव के महंगे जूतों के बगल में जमीन पर थूका। वह पिता नहीं है, वह एक आत्माहीन दुर्भाग्यपूर्ण आदमी है, एक जानवर। आरव ने पलक झपकाए बिना अपमान सहन किया। वह इसके लायक था। तुम ऐसा क्यों कहती हो? उसने मजेदार ढंग से जोर दिया। क्योंकि उसने उसे एक कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया जब उसने उसे बताया कि वह गर्भवती है। पार्वती दादी ने गुस्से में अपनी आवाज उठाई। वह 6 महीने पहले यहां आई थी, बड़ा पेट लिए हुए, रो रही थी। जेब में एक पैसा नहीं था। उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने अपने पास की एक गोरी चुड़ैल से अपना सिर जहर खाने दिया। आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवानी, वह उससे प्यार करती थी, क्या तुम जानती हो? पार्वती दादी ने और गहरा दांव ठोकते हुए जारी रखा। यहां तक कि जब वह प्रसव के बाद बुखार के प्रलाप में थी, क्योंकि उसने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा था, तो वह उसका नाम पुकार रही थी। आरव कहती थी, आरव को बताओ कि वे उसके हैं। आरव की दुनिया रुक गई। अंजलि को संक्रमण हो गया था। वह बीमार थी, अकेली थी, प्रलाप में उसे पुकार रही थी, जबकि वह शादी के केक का स्वाद ले रहा था और मेजपोश चुन रहा था। क्या वह अब भी उससे प्यार करती है? उसने फुसफुसाहट में पूछा। पार्वती दादी ने उसे घूर कर देखा। एक लंबी चुप्पी थी। बूढ़ी महिला अपने सिर में एक पहेली को एक साथ जोड़ती हुई लग रही थी। उसने आरव की नीली आंखों में देखा, फिर उसने अपने घर के अंदर देखा जहां जुड़वा बच्चे सो रहे थे। फिर उसने आरव को फिर से देखा। समझ बूढ़ी महिला के चेहरे पर आ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से खुलीं और फिर एक नए गुस्से के साथ सिकुड़ गईं।
पार्वती दादी ने एक कदम पीछे हटते हुए फुसफुसाया। तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हैं। आरव ने इनकार नहीं किया, वह नहीं कर सकता था। दादी कृपया यहां से निकल जाओ, पार्वती दादी ने एक हथियार की तरह झाड़ू उठाते हुए चिल्लाया। बेशर्म दुष्ट, तुम यहां उस दुख को देखने आए हो जो तुमने पैदा किया। क्या तुम मजाक उड़ाने आए हो? नहीं। आरव ने अपने हाथ उठाए, खुद का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि विनती करने के लिए। मैं इसे ठीक करने आया हूं। मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं जानता था, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है उससे इतनी आसानी से झूठ नहीं बोला जाता है, पार्वती दादी चिल्लाई। एक सार्वभौमिक सच्चाई जिसने आरव को किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा मारा। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं था और अब तुम यहां अपने साफ कपड़े और अपने पछतावे वाले चेहरे के साथ आए हो। यहां से निकल जाओ इससे पहले कि मैं पड़ोसियों को बुलाऊं। यहां हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज डर से फट पड़ी, फिर दूसरे की। अपने बच्चों के रोने की आवाज ने आरव को लकवाग्रस्त कर दिया। पार्वती दादी ने झाड़ू नीचे रखी और अंदर भागी। मैं आ रही हूं मेरे बच्चे, मैं आ रही हूं, बुरा आदमी जा रहा है। पार्वती दादी ने दरवाजा आरव के चेहरे पर जोर से बंद कर दिया, जिसने चौखट को हिला दिया। आरव आंगन में अकेला खड़ा रहा। बुरा आदमी, उसके बच्चे उसे इसी तरह जानेंगे, यह उसका लेबल था। वह दरकती हुई दीवार के खिलाफ झुक गया, तेजी से सांस ले रहा था। यात्रा ने उसे शांति नहीं दी थी, इसने उसे एक सजा दी थी। मैं नहीं जानता था का बहाना अब काम नहीं आया। पार्वती दादी सही थी। उसने झूठ पर विश्वास करना चुना क्योंकि यह आसान था, क्योंकि उसके घायल पुरुष अभिमान उसके प्यार से ज्यादा मजबूत था। लेकिन तभी उसने बंद दरवाजे और खुली खिड़की के माध्यम से कुछ सुना। उसने पार्वती दादी को बच्चों से बात करते हुए सुना, जबकि वह उन्हें शांत कर रही थी। श मेरी जान, रो मत कबीर, रो मत। देखो तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस बेवकूफ की जो बाहर है। आरव स्थिर रहा, वह गया नहीं। वह खिड़की के पास गया, दीवार से सटकर, ताकि उसे देखा न जा सके। उसने पार्वती दादी को बच्चों में से एक को पकड़े हुए देखा। बच्चा कबीर शांत हो गया था और खिड़की की ओर देख रहा था, जैसे उसने अपने पिता की उपस्थिति महसूस की हो। यह असंभव संबंध का एक पल था। आरव ने अपना हाथ उठाया और गंदे कांच को छुआ, ठीक बच्चे के छोटे हाथ की ऊंचाई पर जो दूसरी तरफ हिल रहा था। मैं उन्हें वापस लाऊंगा, आरव ने फुसफुसाहट में कसम खाई, जिसने उसकी नसों को जला दिया। भले ही मुझे इस आंगन में रहना पड़े, भले ही मुझे रेंगना पड़े, मैं उसे नष्ट कर दूंगा जिसने हमारे साथ यह किया, और मैं अपने बाकी जीवन तुम्हारी मां का क्षमा कमाने में बिताऊंगा। तभी उसका प्रीपेड फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यह शिवानी का एक संदेश था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नखरा खत्म हो गया होगा। कल हमारे पास शादी से पहले के समझौते के लिए वकील के साथ अपॉइंटमेंट है, चूकना मत। आरव ने संदेश देखा और एक ठंडी घातक शांति महसूस की। मैं नहीं चूकूंगा, उसने फोन रखते हुए जोर से कहा। वास्तव में यह तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होगी शिवानी, लेकिन उस कारण से नहीं जो तुम सोचती हो। उसने पलटा और बस्ती से बाहर निकल गया। वह अब एक हारे हुए आदमी की तरह नहीं चल रहा था, वह एक मिशन वाले आदमी की तरह चल रहा था। दुख रणनीति में बदल गया था, दर्द ईंधन में। युद्ध शुरू हो गया था और आरव सिंघानिया कभी युद्ध नहीं हारता था। आरव ने अगले 24 घंटे बुखार की स्थिति में बिताए। वह साउथ दिल्ली हवेली में वापस नहीं गया, सिवाय एक त्वरित शॉवर और कपड़ों के बदलाव के, जबकि शिवानी अपने प्री वेडिंग स्पा सेशन में थी। उसने 5-0 के इटालियन सूट उतार दिए। उसने एक पुरानी ग्रे स्वेटशर्ट, एक बुनियादी सफेद टी शर्ट और काम के जूते चुने, जो उसने वर्षों पहले एक निर्माण स्थल की यात्रा के लिए खरीदे थे और कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। उसने खुद को शीशे में देखा। वह जवान, कम कवच वाला, अधिक मानवीय लग रहा था। उसने मर्सिडीज को गैरेज में छोड़ दिया और फिर से विवेकपूर्ण वैन ले ली। बाहर निकलने से पहले उसने एक सुपरमार्केट में एक स्टॉप बनाया। वह एक गवर्नमेंट बुटीक में नहीं गया, वह एक चेन सुपरमार्केट में गया। उसने 3 कार्ड भर दिए। उसने महंगे खिलौने नहीं खरीदे, उसने थोक में डायपर खरीदे, फॉर्मूले की कैन जो उसने रिपोर्ट में देखी थी, ताजी सब्जियां, मांस, फल, पानी के जग उसने गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए खरीदा। वह शाम 6 बजे लक्ष्मी नगर कॉलोनी पहुंचा, ठीक उसी समय जब सूरज शहर के धुएं को नारंगी रंग से रंगना शुरू कर रहा था। वह रामिरेज की रिपोर्ट से जानता था कि अंजलि अपनी शिफ्ट 5 बजे खत्म करती थी और सार्वजनिक परिवहन में 1 घंटा लगता था। वह गली नंबर 4 के फीके दरवाजे के बगल में अंधेरे हॉलवे में इंतजार करता रहा। पड़ोसी गुजरते थे और उसे अविश्वास से देखते थे, लेकिन आरव की मुद्रा
एक साथ दृढ़ और विनम्र, सिर झुकाए हुए, उन्हें हस्तक्षेप करने से रोकती थी। 6:15 बजे उसने सीढ़ियों से धीमी आवाजें सुनी। वे किसी ऐसे व्यक्ति के भारी कदम थे जो दुनिया का वजन उठा रहा हो। अंजलि हॉलवे के मोड़ पर दिखाई दी। सामने के कैरियर में जुड़वा बच्चों को ले जा रही थी और हर हाथ में सफाई सामग्री से भरे प्लास्टिक बैग थे जिन्हें वह शायद काम से लाने की अनुमति देती थी। उसके बाल माथे से चिपके हुए थे और उसकी नजर जमीन पर टिकी हुई थी। जब उसने ऊपर देखा और उसे अपने दरवाजे के बगल में खड़ा देखा तो उसने बैग गिरा दिए। सीमेंट से टकराती प्लास्टिक की बोतलों की आवाज हॉलवे में गूंज उठी। दहशत तुरंत उसके चेहरे पर छा गई। वह एक कदम पीछे हटी, सहज रूप से बच्चों के सिर की रक्षा करते हुए। मैंने तुम्हें कहा था कि मत आना, उसने दहशत से कांपती आवाज में फुसफुसाया। मैं चिल्लाऊंगी। दादी पार्वती नीचे हैं, चिल्लाओ मत कृपया। आरव ने अपने खुले हाथ उठाए, खाली हथेलियां दिखाते हुए। कोई चेक नहीं थे, कोई वकील नहीं थे, कोई धमकी नहीं थी। मैं लड़ने नहीं आया हूं अंजलि, मैं कुछ भी छीनने नहीं आया हूं। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आंखें उसके सादे कपड़ों पर घूमी, दिखावे की कमी से हैरान थीं। जाओ आरव, तुम यहां फिट नहीं होते हो, तुम गंदे हो जाओगे। मुझे गंदा होने की परवाह नहीं है, उसने एक कोमल तीव्रता के साथ कहा। मैं यह लाने आया हूं। उसने हॉलवे के एक कोने की ओर इशारा किया जहां उसने विवेकपूर्ण ढंग से डायपर के बक्से और खाने के बैग ढेर कर दिए थे। अंजलि ने प्रावधानों को देखा। उसके पेट ने अनजाने में गुर्राया, उसके गर्व को धोखा देते हुए। उसने 2 दिनों तक चाय और पाव खाया था ताकि बच्चों का फार्मूला चले, लेकिन उसकी गरिमा स्टील की थी। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। यह भीख नहीं है, यह निर्वाह है, आरव ने सुधारा, उसकी ओर एक धीमा कदम बढ़ाते हुए, उसके स्थान का सम्मान करते हुए। और यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह उनके लिए है। उनकी आंखें मेरी जैसी हैं अंजलि, उनका खून मेरा है। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, तुम्हें उस दिन तक मुझसे नफरत करने का पूरा अधिकार है जब तक मैं मर न जाऊं, लेकिन तुम उन्हें मेरी गलतियों के लिए सजा नहीं दे सकती। मेरी वजह से उन्हें भूखा मत रहने दो। अंजलि ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। भूख का उल्लेख एक निम्न झटका था, लेकिन सटीक था। वह सहन कर सकती थी, लेकिन अगर भोजन की कमी के कारण उसका दूध सूख गया तो क्या होगा? अब क्यों? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। अब क्यों आरव? जब मैंने तुम्हें ढूंढा, जब मैंने तुम्हें मेरी बात सुनने की भीख मांगी, तो तुमने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। तुमने मुझे गंदी नौकरानी कहा। आरव को लगा कि उसके घुटने झुक रहे हैं। उसकी आवाज में दर्द किसी भी शारीरिक सजा से ज्यादा बुरा था। क्योंकि मैं एक मूर्ख, एक अंधा और एक अभिमानी था। आरव घुटनों के बल बैठ गया। वहां सामान्य हॉलवे के गंदे फर्श पर महान करोड़पति अपनी पूर्व पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने मुझे चीजों पर विश्वास दिलाया। मैंने तस्वीरें देखी अंजलि, तुम्हारी तस्वीरें एक होटल में प्रवेश करते हुए, संदेश जो कथित तौर पर तुम्हारे थे। अंजलि ने दर्द और आश्चर्य के बीच भौहें सिकोड़ी। क्या तस्वीरें? मैं कभी, जब तुम यात्रा करते थे तो मैं कैफे में दोहरी शिफ्ट करती थी। मैं कभी किसी होटल में नहीं गई और मेरा फोन मेरे जाने से 2 हफ्ते पहले खो गया था। पहेली का अंतिम टुकड़ा आरव के दिमाग में एक जोरदार क्लिक के साथ फिट हो गया। शिवानी, उसने बुदबुदाया, उसने तुम्हारा फोन ढूंढा, उसने संदेश बनाए, उसने हमेशा मुझसे नफरत की। अंजलि ने अपने कंधे से एक गुस्सैल आंसू पोंछते हुए कहा। उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया कि तुमने रसोइये की बेटी से शादी की, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। हम पति पत्नी थे आरव, मैं जानता हूं, और मैं उस गलती के लिए अपने बाकी जीवन भुगतान करूंगा। लेकिन कृपया, आरव ने अपनी गीली आंखों से उसकी ओर देखा, मुझे उन्हें देखने दो, बस उन्हें देखने दो। मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने पिता की याद की कसम खाता हूं कि मैं उन्हें छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं, मुझे यह जानने की जरूरत है कि वे असली हैं। हॉलवे में चुप्पी खिंच गई। बच्चों में से एक, कबीर, ने एक छोटी सी आह भरी। अंजलि ने आरव को घुटनों के बल देखा, हारा हुआ, अपने अभिमान से रहित। उसने उस आदमी को देखा जिससे उसे प्यार हो गया था, उस राक्षस को नहीं जिसने उसे बाहर निकाला था। एक आह के साथ जिसने उसकी आत्मा को खाली कर दिया। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया और चाबियां निकाली। बस एक पल और अगर तुमने कुछ अजीब करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। उसने दरवाजा खोला। नमी और घुटन की महक आरव से टकराई, जो बच्चे के पाउडर और नमी की मीठी सुगंध के साथ मिश्रित थी। वह उसके पीछे डायपर के बक्से को दुनिया के सबसे कीमती खजाने की तरह ले जाते हुए अंदर आया। अपार्टमेंट छोटा था, एक ही कमरा,
आरव को नैतिक क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस हुआ। यहां उसके बच्चे रहते थे। इस कमरे में जो उसके जूते की कोठरी से भी छोटा था। अंजलि ने बच्चों को धीरे से जमीन पर गद्दे पर रख दिया। उसने उनकी टोपियां और कोट हटाना शुरू कर दिया। यह आर्यन है, उसने बाईं ओर वाले की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके ठोड़ी पर एक छोटा सा तिल था। और यह कबीर है। आरव गद्दे के पास आया। उस नाजुक जगह में खुद को विशाल और अनाड़ी महसूस कर रहा था। वह धूल की परवाह किए बिना फर्श पर बैठ गया। दोनों बच्चे जाग रहे थे, अपने छोटे हाथों को हवा में हिला रहे थे। आरव ने कबीर की ओर एक कांपती हुई उंगली बढ़ाई। बच्चे ने सहज प्रतिबिंब से अपने पिता की बड़ी उंगली को पकड़ा और आश्चर्यजनक ताकत से दबाया। बिजली का संपर्क आरव की रीढ़ से गुजर गया। यह शुद्ध वास्तविकता का एक निर्वहन था। उसका बेटा उसे पकड़ रहा था। नमस्ते कबीर, आरव ने फुसफुसाया और उसकी गाल पर एक अकेला आंसू लुढ़क गया, जब तक कि वह उसके अपने हाथ में नहीं गिर गया। मैं पापा हूं। अंजलि, जो इलेक्ट्रिक स्टोव के पास पानी गर्म कर रही थी, रुक गई और दृश्य न देखने के लिए मुड़ गई। उसने रोने से बचने के लिए अपना होंठ काट लिया। वह अभी भी उससे प्यार करने से नफरत करती थी। वह नफरत करती थी कि इतने नुकसान के बावजूद उसे अपने बच्चों के साथ वहां देखना सही महसूस होता था। वे स्वस्थ हैं, आरव ने कर्कश आवाज में कहा, उनके छोटे पैरों, उनकी बाहों की जांच करते हुए। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वे ठीक हैं? मैंने सुना कि तुम्हें संक्रमण हो गया था। हम बच गए, उसने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, एक कप में पानी डालते हुए। तुम्हारी वजह से नहीं, मैं जानता हूं। आरव ने बच्चों से अपनी नजर नहीं हटाई। अंजलि, फ्रिज खाली है। मैंने देखा कि तुमने कल रात खाना नहीं खाया। वह अचानक रक्षात्मक रूप से मुड़ गई। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। मैं सड़क से तुम्हारी देखभाल कर रहा था। मैं यह सोचकर सो नहीं सका कि तुम यहां हो, तो इसकी आदत डाल लो। यह हमारी वास्तविकता है। आरव, हर कोई क्रिस्टल महलों में नहीं रहता है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्या मैं कल ही तुम्हारे लिए एक घर खरीद सकता हूं? नहीं। अंजलि ने अपने सपाट हाथ से मेज पर मारा। मुझे तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए। तुम मुझे नहीं खरीदोगे आरव। तुम एक घर से मेरी माफी नहीं खरीदोगे। अगर तुम उनके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें इसे यहीं कमाना होगा, इस फर्श पर, इस गंदगी में। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे बिना हमें जीवित रहने में कितना खर्च आया। आरव ने उसकी आंखों में देखा, उसमें आग देखी और सिर हिलाया। मैं स्वीकार करता हूं, मैं कुछ भी करूंगा। तो आर्यन का डायपर बदलना शुरू करो। उसने अभी अभी कर लिया है, और यह मत सोचना कि मैं यह करूंगी। तुम पिता बनना चाहते थे, है ना? तो पिता बनो। आरव ने बच्चे को देखा, फिर अंजलि को, फिर डायपर के बक्से को। उसने अपने जीवन में कभी डायपर नहीं बदला था। उसके हाथ, जो लाखों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में विशेषज्ञ थे, कांप रहे थे। ठीक है, उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए कहा, मुझे सिखाओ। अगले 4 दिनों के लिए आरव सिंघानिया ने 2 समानांतर जीवन जिए जो एक सामाजिक खाई से अलग थे, लेकिन उसकी अपनी टूटी हुई मानस से जुड़े हुए थे। सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वह हमेशा की तरह आरव था, अथक सीईओ, परफेक्ट मंगेतर। वह बैठकों में भाग लेता था, बैलेंस शीट की समीक्षा करता था और शादी की अंतिम तैयारियों के लिए शिवानी के साथ जाता था। लेकिन यह एक ऑस्कर योग्य प्रदर्शन था। इसे जल्दी से साइन करते हैं, मेरी 1 घंटे में टोक्यो के साथ कॉन्फ्रेंस है, आरव ने वकील के ऑफिस में कहा। शिवानी के वकील ने जो वैवाहिक समझौते उसे सौंपे थे, उन्हें पढ़े बिना भी शिवानी विजयी मुस्कुराई, अपनी त्रुटिहीन कॉकटेल ड्रेस में, यह मानते हुए कि वह जीत गई है। देखा मेरे प्रिय, सब कुछ क्रम में है। मेरे पिता बहुत खुश हैं कि हमने सड़क पर उस छोटी सी घटना को पार कर लिया है। उसने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा। उसका स्पर्श सांप की तरह ठंडा महसूस हुआ। हाँ, पार कर लिया गया, आरव ने मजबूत स्ट्रोक के साथ हस्ताक्षर करते हुए जवाब दिया। उसके दिमाग में वह एक प्रीनूप नहीं, बल्कि कपूर परिवार के वित्तीय मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर रहा था। उसने अपने ऑडिटरों को गुप्त रूप से शिवानी के पिता के बैंक द्वारा उसकी कंपनी के साथ किए गए हर लेन देन की समीक्षा करने का आदेश दिया था। वह एक फाइल तैयार कर रहा था जो उन्हें नष्ट कर देगी, लेकिन उसे समय चाहिए था। उसे चाहिए था कि वे आश्वस्त हों। शाम 5:30 बजे परिवर्तन होता था। आरव गायब हो जाता था, अपना मुख्य फोन बंद कर देता था और एक प्रीपेड फोन चालू कर देता था। वह अपने ऑफिस के बाथरूम में कपड़े बदलता था और पुरानी वैन को लक्ष्मी नगर कॉलोनी की ओर चलाता था। वहां समय अलग तरह से चलता था। पहला दिन जब उसने डायपर बदलने की कोशिश की, वह एक हास्यपूर्ण और दुखद आपदा थी।
बड़ी और घबराई हुई हाथों की अनुभवहीनता को महसूस करते हुए आर्यन रोया और हिल गया, जिससे आरव दागदार हो गया और पसीने से तर हो गया। अंजलि ने उसकी मदद नहीं की। वह हाथ बांधकर खड़ी रही, एक भौं उठाकर देख रही थी, एक छोटा सा मूक प्रतिशोध। लेकिन चौथे दिन तक आरव में पहले से ही तकनीक थी। पैर ऊपर उठाओ, चैंपियन। यही है, आरव ने धीरे से कहा, कौशल से कबीर को साफ करते हुए और डाय पर रैश क्रीम लगाते हुए। हो गया, तुम एक नए आदमी हो। अंजलि छोटी मेज पर दूसरों के कपड़े मोड़ रही थी, अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए धुलाई का काम। वह उसे किनारे से देखती थी। उसने देखा कि सबसे शक्तिशाली आदमी जिसे वह जानती थी घंटों तक फर्श पर बैठा रहता था, सस्ते खड़खड़ाहट वाले खिलौने हिलाता था, बच्चों से मुस्कान निकालने के लिए अपने मुंह से मूर्खतापूर्ण आवाजें निकालता था। उसने उसे चीजों की मरम्मत करते देखा। दूसरे दिन आरव एक टूल बॉक्स लेकर आया। बिना कुछ कहे उसने टोंटी को ठीक कर दिया जो टपक रही थी और जो रात में उसे पागल कर देती थी। फिर उसने मेज की टांग को ठीक किया जो लंगड़ा रही थी। फिर उसने दरवाजे पर एक नया और सुरक्षित ताला लगा दिया, क्योंकि उसने कहा कि दूसरा एक फूंक से खुल जाएगा। वह विलासिता नहीं लाया, वह उपयोगिता लाया, वह सुरक्षा लाया। उस शाम अपार्टमेंट में गर्मी असहनीय थी। कोई वेंटिलेशन नहीं था। बच्चे बेचैन थे, रो रहे थे और पसीना बहा रहे थे। आरव उठा, अपने माथे से पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए। यह एक भट्टी है अंजलि, वे ऐसे सो नहीं सकते। जो है वही है आरव। पंखा 1 महीने पहले टूट गया। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अंजलि ने सोचा कि वह तंग आ गया है, कि गर्मी और असुविधा ने आखिरकार गरीबी के पर्यटक के रूप में उसके संकल्प को तोड़ दिया है। उसने निराशा की एक चुभन महसूस की, जिसने उसे खुद पर गुस्सा दिलाया। लेकिन 20 मिनट बाद आरव वापस आया। वह एक बड़ा बक्सा ले जा रहा था। यह एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर था। उसने उसे चुपचाप खिड़की में स्थापित कर दिया। उसने उसे चालू किया। एक कोमल भनभनाहट कमरे को भर गई और धीरे धीरे ताजी हवा दम घोंटने वाली गर्मी को विस्थापित करने लगी। बच्चों ने थर्मल राहत महसूस करते हुए लगभग तुरंत शांत हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अंजलि ने आरव को देखा। वह उपकरण के सामने खड़ा था, अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे पर ठंडी हवा ले रहा था। वह थका हुआ लग रहा था। अंजलि ने आरव को नितारिया। अंजलि ने आरव को देखा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे लगभग उसके अपने जैसे गहरे थे। दोहरी जिंदगी जीना उसे खा रहा था। धन्यवाद, उसने कहा। यह 1 हफ्ते में उसके लिए उसका पहला दयालु शब्द था। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। उसकी नजर में एक तीव्रता थी जिसने उसकी सांस रोक दी। मुझे धन्यवाद मत दो, यह कम से कम है। तुम क्यों आते रहते हो? उसने पूछा, अपनी आवाज धीमी करते हुए ताकि बच्चों को जगाया न जा सके। तुमने देखा कि वे ठीक हैं। तुम उनके लिए खाना लाए हो। तुम्हारी 1 हफ्ते में शादी है। तुम्हारा एक संपूर्ण जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम यहां पसीना बहाने क्यों आते हो? आरव ने छोटे कमरे को 2 कदमों में पार किया और उसके सामने रुक गया। वे करीब थे। वह उसकी प्राकृतिक सुगंध को सूंघ सकती थी, जो अब महंगे इत्र से ढकी नहीं थी, बल्कि काम और प्रयास की महक से ढकी थी। क्योंकि मेरा संपूर्ण जीवन एक झूठ है अंजलि। क्योंकि हर मिनट जो मैं उस ऑफिस में या उसके साथ बिताता हूं, मुझे लगता है कि मैं अंदर से मर रहा हूं। मैं केवल तभी सांस लेता हूं जब मैं उस जंग लगे दरवाजे से गुजरता हूं। उसने अपना हाथ उठाया, हिचकिचाते हुए और एक लगभग अगोचर स्पर्श के साथ उसके चेहरे पर गिरते हुए एक बाल के लत को हटाया। मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूं, आरव ने कबूल किया। अंजलि तनाव में आ गई। मूर्खतापूर्ण बातें मत कहो। निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। मैंने कोने के स्टॉल पर बिकने वाली पत्रिकाओं में देखा है। यह एक जाल है, एक जाल है, यह एक जाल है। उसने फुसफुसाया। मैं सही पल का इंतजार कर रहा हूं। मुझे उसने जो किया उसके निश्चित सबूत चाहिए। मुझे चाहिए कि वह कबूल करे या कोई गलती करे, और जब वह ऐसा करेगी तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, और जो मैंने खो दिया है उसे वापस पालूंगा। तुमने क्या खो दिया? अंजलि ने एक धागे जैसी आवाज में पूछा, जवाब जानते हुए लेकिन उसे सुनने से डरते हुए। तुम्हें, आरव ने कहा। उसकी आवाज एक खुला घाव थी। मैंने अपना परिवार खो दिया। मैंने अपना घर खो दिया। यह जगह, उसने टपकती हुई टोंटी और गर्मी वाली फीकी दीवारों को देखा। यह जगह मेरे 1000 वर्ग मीटर के घर से ज्यादा घर जैसी लगती है क्योंकि तुम यहां हो। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा ढह रही है। वह उस पर विश्वास करना चाहती थी। भगवान, वह कितना विश्वास करना चाहती थी, लेकिन डर एक लगातार जानवर था। आरव, मेरे साथ मत खेलो। अगर तुम चले गए, अगर तुम फिर से गायब हो गए, तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी।
इस बार तुम मुझे मार डालोगे। मुझे देखो। उसने उसके हाथ पकड़े। उसके हाथ बड़े, गर्म और दृढ़ थे। मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें आर्यन और कबीर की कसम खाता हूं। मैं बस तुमसे धैर्य रखने के लिए कहता हूं। थोड़ा और सहन करो। तूफान जल्द ही फूटने वाला है और जब यह गुजर जाएगा तो मैं चाहता हूं कि हम एक ही तरफ हों। ठीक उसी समय आरव का प्रीपेड फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह जोर से फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने निराशा में इसे बाहर निकाला। यह रामिरेज का एक संदेश था। रेड अलर्ट सर, शिवानी कपूर अभी अभी अपने घर से निकली है। उसका जीपीएस संकेत करता है कि वह केंद्र की ओर, लक्ष्मी नगर कॉलोनी की ओर जा रही है। मुझे लगता है कि वह कुछ जानती है। आरव पीला पड़ गया। नया स्थापित एयर कंडीशनर अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ते हुए डर को ठंडा करने के लिए अपर्याप्त लगा। क्या हुआ? अंजलि ने उसकी ऊर्जा में बदलाव महसूस करते हुए पूछा। वह यहां आ रही है, आरव ने फोन रखते हुए कहा। शिवानी यहां आ रही है। अंजलि ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वह कैसे जानती है? मुझे नहीं पता। शायद उसने मेरा पीछा किया। शायद मैंने कोई गलती की। आरव ने खिड़की की ओर देखा और गली की ओर देखा। दूर उसने भारी ट्रैफिक के बीच से आती हुई एक स्पोर्ट्स कार की अचूक रोशनी देखी। यह उसकी मर्सिडीज नहीं थी, यह उसकी लाल पॉर्श थी। लानत है, आरव गुर्राया। वह 2 ब्लॉक दूर है। वह अंजलि की ओर मुड़ा, उसके कंधों को पकड़ते हुए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बच्चों को लेकर छत पर जाओगी। ऊपर एक पुराना कपड़े धोने का कमरा है ना? हाँ, लेकिन वहां छिप जाओ। तब तक नीचे मत आना जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं। चाहे कुछ भी हो, तुम कुछ भी सुनो, नीचे मत आना। मैं उसे यहीं रोकूंगा। आरव, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था। अब दौड़ो, दौड़ो। अंजलि उसकी आवाज में अत्यावश्यकता से प्रेरित होकर एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़वा बच्चों को ले गई। आरव ने उसे डायपर बैग दिया। उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को देखा, एक नजर जो एड्रेनालाइन और वफादारी के एक मूक वादे से भरी हुई थी। वह ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर भागी। आरव अपार्टमेंट में रहा। उसने चारों ओर देखा। उसने आधी खत्म हुई बोतल देखी। उसने खुला टूल बॉक्स देखा। उसने कुर्सी पर भूली हुई अपनी जैकेट देखी। अगर शिवानी अंदर आती और यह सब देखती तो वह सब जान जाती। वह जान जाती कि वह दोहरी जिंदगी जी रहा था। आरव ने एक गहरी सांस ली, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया, ठीक गरीब कमरे के केंद्र में, और इंतजार किया। अब कोई पीछे हटना नहीं था। टकराव योजना से पहले आ गया था, लेकिन वह भागने वाला नहीं था। उसने नीचे पोर्श के इंजन की दहाड़ सुनी। उसके बाद आंगन के सीमेंट पर ऊंची एड़ी के जूते की आवाज आई और शिवानी की कर्कश आवाज दादी पार्वती पर चिल्ला रही थी। हट जाओ, बूढ़ी चुड़ैल। मैं जानती हूं कि वह यहां है। मैंने उसकी वैन देखी है। आरव ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और दरवाजे की ओर घूर कर देखा। आओ शिवानी, उसने फुसफुसाया। आओ और अपना अंत देखो। दरवाजा नंबर 4 का दरवाजा खुला नहीं, वह अंदर फट गया। आरव ने जो नया ताला लगाया था, उसने पहले धक्का का विरोध किया, लेकिन एक बाउंसर की गुस्से वाली लात का नहीं। सुरक्षा आदमी के पीछे शिवानी अंदर आई। दृश्य विपरीत हिंसक था। शिवानी ने एक लाल रंग की वेलेंटिनो ड्रेस और स्टिलेटो हील्स पहनी हुई थी, जो नंगे सीमेंट के फर्श पर गोलियों की तरह बज रही थी। उसका इत्र, एक भारी और महंगा सुगंध, तुरंत छोटे स्थान में भर गया, गर्म दूध और नमी की महक को दबा दिया। आरव प्लास्टिक की कुर्सी से नहीं हिला। वह अपने हाथों को आपस में जोड़े बैठा रहा। उसे एक ऐसी शांति से देख रहा था जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। शिवानी कमरे के केंद्र में रुकी। उसकी आंखों ने वास्तविक आतंक और दुर्भावनापूर्ण विजय के मिश्रण के साथ जगह को स्कैन किया। उसने फर्श पर गद्दा देखा। उसने एकल बर्नर वाला इलेक्ट्रिक स्टोव देखा। उसने खुला टूल बॉक्स देखा और अंत में उसने खिड़की में भनभनाता हुआ पोर्टेबल एयर कंडीशनर देखा। वाह वाह, उसने कहा, एक ऐसी हंसी छोड़ते हुए जिसमें किसी भी खुशी की कमी थी। बकिंघम पैलेस, मुझे लगता है। उसकी आंखें आरव पर टिकीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। पसीने से तर टी शर्ट, पाइप को ठीक करने के लिए ग्रीस से दागदार जीन्स, काम के जूते। खुद को देखो, उसने तिरस्कार से थूका। महान आरव सिंघानिया घटिया नौकरानी के साथ घर घर खेल रहा है। क्या तुम महान महसूस करते हो आरव? क्या तुम इस चूहे के बिल में आकर डायपर बदलने वाले हीरो जैसा महसूस करते हो? तुम जो कह रही हो उस पर ध्यान दो शिवानी। आरव की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। यह निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति। शिवानी ने एक तीखी हंसी छोड़ी। कृपया आरव, मैं अपनी कलाई पर जो पहन रही हूं उससे इस पूरी इमारत को खरीद सकती हूं,
और उन सभी के साथ इसे ध्वस्त कर सकती हूँ। वह खाली गद्दे की ओर एक कदम बढ़ी जहां कुछ मिनट पहले जुड़वा बच्चे सो रहे थे। आरव एक छलांग में खड़ा हो गया, उसके रास्ते में बाधा डालते हुए। उसका शरीर एक अभेद्य बाधा बन गया। एक और कदम मत उठाओ। शिवानी उसके सीने से सेंटीमीटर दूर रुक गई। उसने चुनौती से ऊपर देखा। वे कहाँ हैं? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। तुमने कमीनों और उस घटिया नौकरानी को कहाँ छिपाया है? मुझे पता है कि वे यहां हैं। मैंने छत पर कपड़े टंगे देखे। वे नहीं हैं। आरव ने झूठ बोला। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि मैं जानता था कि तुम आओगी। मैं जानता था कि तुम अपना असली चेहरा दिखाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाओगी। मेरा असली। शिवानी एक कदम पीछे हटी। उसका भाव कठोर हो गया। मैं अकेली हूं जिसने तुम्हारी रक्षा की है आरव। मैंने तुम्हें उस महिला के साथ एक साधारण जीवन से बचाया। वह कुछ नहीं है। उसे देखो, गंदगी में रह रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन बच्चों का यहाँ कोई भविष्य है? उनके पास प्यार के साथ यहाँ ज्यादा भविष्य है बजाय झूठ से भरे हमारे हवेली के। उसने जवाब दिया। मैं सब जानता हूं शिवानी। मैं नकली संदेशों के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने तारीखों को संपादित किया। मैं जानता हूं कि तुमने उन धुंधली तस्वीरों में उसका प्रेमी होने का नाटक करने के लिए किसी को पैसे दिए। शिवानी ने इनकार नहीं किया। वह पीली नहीं पड़ी। वह बस मुस्कुराई, एक ठंडी और गणनात्मक मुस्कान। और तुम क्या करोगे? उसने एक शांत शांति के साथ पूछा। क्या तुम पुलिस के पास जाओगे? क्या तुम शादी रद्द करोगे? आगे बढ़ो, करो। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और आरव को स्क्रीन दिखाई। यह एक कॉर्पोरेट बैंकिंग ऐप था। मेरे पिता ने अभी अभी एशिया में विस्तार के लिए तुम्हारी कंपनी को आवश्यक क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी है, $300 मिलियन। आरव, अगर तुम इस शनिवार मुझसे शादी नहीं करते हो, अगर तुम मेरा अपमान करते हो, तो वह हस्ताक्षर गायब हो जाता है। तुम्हारे शेयर गिर जाते हैं। तुम्हारा साम्राज्य जिसके लिए तुमने इतना काम किया है धूल में बदल जाता है। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि यह सच था। वह तब तक आर्थिक रूप से फंसा हुआ था जब तक वह अपना खुद का जवाबी हमला नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें हफ्तों लगेंगे। पैसा रख लो, आरव ने कहा। मुझे परवाह नहीं है। शायद तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है, शिवानी ने हस्तक्षेप किया, फिर से पास आते हुए, अपनी आवाज को एक जहरीली फुसफुसाहट में कम करते हुए। लेकिन क्या तुम्हें उनकी परवाह है? उसने खाली गद्दे की ओर इशारा किया। मेरे सामाजिक सेवाओं में संपर्क हैं आरव। मेरे परिवार का एक दोस्त जज है। मुझे बस एक फोन करने की जरूरत है। मैं शिकायत कर सकती हूँ कि वे बच्चे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। मैं कह सकती हूँ कि माँ ड्रग एडिक्ट है। मैं अभी यहीं सबूत लगा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें छीनने और उन्हें राज्य के अनाथालय में भेजने में कितना समय लगेगा? कुछ घंटे। आरव को लगा कि उसका खून जम रहा है। यह एक ऐसी धमकी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शिवानी के पास प्रतिशोध के लिए अंजलि और बच्चों को नष्ट करने की शक्ति और बुराई थी। तुम हिम्मत नहीं करोगी? वह गुर्राया। मुझे आजमाओ, उसने चुनौती दी। अभी मेरे साथ यहां से बाहर निकलो, घर वापस जाओ, अपना सूट पहनो, शादी में कैमरों के लिए मुस्कुराओ और भूल जाओ कि यह जगह मौजूद है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उस नौकरानी को उसके बच्चों के साथ रहने दूंगी। अगर नहीं तो मैं कसम खाती हूं कि कल ही वे बच्चे एक सार्वजनिक संस्था में सो रहे होंगे। कमरे में चुप्पी पूर्ण थी। ऊपर छत पर कपड़े धोने के कमरे में अंजलि ने आर्यन के मुंह को अपने हाथ से ढक रखा था, जो रोना शुरू कर रहा था, जबकि आंसू उसके अपने चेहरे पर बह रहे थे। वह खुली रोशनदान के माध्यम से सब कुछ सुन रही थी। वह सुन रही थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसे उसके बच्चों के जीवन से ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरव ने शिवानी को देखा। उसने उसकी आंखों में मनोरोगी दृढ़ संकल्प देखा। वह जानता था कि उसे झुकना होगा। उसे अंजलि और बच्चों को देश से बाहर निकालने या उन्हें बेहतर ढंग से छिपाने के लिए समय चाहिए था। वह आज यह लड़ाई नहीं लड़ सकता था। ठीक है, आरव ने एक मृत आवाज में कहा। शिवानी विजयी मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम होश में आओगे। तुम हमेशा एक व्यावहारिक आदमी थे। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा, उसने कहा। लेकिन अगर तुमने उनके एक भी बाल को छुआ, अगर तुम इस इमारत के 100 मीटर के भीतर भी आई, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिवानी, और यह कोई रूपक नहीं है। चलो प्रिय, कार इंतजार कर रही है। उसने धमकी को नजरअंदाज करते हुए एक रानी की तरह दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। तुम्हें एक लंबी शॉवर लेने की जरूरत है। तुम गरीबी की महक रहे हो। आरव ने छत की ओर एक आखिरी नजर डाली, जहां वह जानता था कि अंजलि थी। मुझे माफ कर दो, उसने सोचा। मैं समय खरीदूंगा। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए
अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज शिवानी की ऊंची एडी के जूते की आवाज के साथ मिलकर युद्ध विराम के अंत को चिह्नित करती थी। 5 मिनट बाद जब पोर्श और सुरक्षा कार की दहाड़ सड़क में फीकी पड़ गई तो अंजलि कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। वह अपार्टमेंट में घुस गई। उसे उस महिला की उपस्थिति से उल्लंघन महसूस हुआ। शिवानी का इत्र अभी भी वहां था, क्षेत्र को चिह्नित कर रहा था। अंजलि ने अपने बच्चों को देखा। आर्यन और कबीर उसे बड़ी आंखों से देख रहे थे, उसके तनाव से डरे हुए थे। मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगी, उसने अपने सीने में बढ़ते उन्मत्त दहशत के साथ फुसफुसाया। उसने कहा कि वह उन्हें अनाथालय भेज देगी। उसने कहा कि वह ड्रग्स लगा देगी। दादी पार्वती लंगड़ाते हुए अंदर आईं, पीली पड़ी हुई थीं। उसने आंगन से चीखें सुनी थीं। बेटी, क्या हुआ? वह आदमी उसके साथ चला गया। आरव हमारी रक्षा नहीं कर सकता, पार्वती दादी। अंजलि ने जल्दी से चलते हुए गद्दे के नीचे से एक पुराना सूटकेस निकाला। उसने उसे बांध रखा है। उसके पास पैसा है, उसके पास जज हैं। अगर मैं यहां रुकी तो वे उन्हें मुझसे छीन लेंगे। तुम कहां जा रही हो? दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता। मेरे गांव, पहाड़ों में या सीमा पर, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने कहा। उसने एयर कंडीशनर लाया। वह उन्हें प्यार करता है, वह उसके खिलाफ कमजोर है। अंजलि ने सूटकेस में कपड़े बेतरतीब ढंग से डालना शुरू कर दिया। डायपर, कपड़े, उसके कुछ कपड़े। उसे बताओ। अंजलि दरवाजे पर रुक गई, एक हाथ में सूटकेस और बच्चों को सीने पर लिए हुए। उसने खाली अपार्टमेंट को देखा। आरव द्वारा खरीदा गया एयर कंडीशनर, वह जीवन जो हो सकता था। अगर वह वापस आता है तो उसे बताओ कि वह मुझे न ढूंढे, कि अगर वह वास्तव में हमसे प्यार करता है तो हमें जाने दे। और इसके साथ अंजलि रात में बाहर निकल गई, फिर से एक छाया बन गई। उस एकमात्र आदमी से भाग रही थी जो उसे बचाने के लिए खुद को और अपने बच्चों को विनाश से बचा सकता था। दिल्ली का ग्रैंड होटल दोपहर के सूरज के नीचे एक गहने की तरह चमक रहा था। यह साल की घटना थी। प्रवेश द्वार पर प्रेस भीड़ लगा रही थी। जब भी कोई राजनेता या सेलिब्रिटी एक बख्तरबंद लिमो से नीचे उतरता था तो फ्लैश अंधा करने वाली फटने वाली रोशनी छोड़ते थे। अंदर मुख्य हॉल में, जो सफेद फूलों के एक कैथेड्रल में बदल गया था, विदेशी लिली, जैसा कि शिवानी ने मांग की थी, 500 मेहमान इंतजार कर रहे थे। लाइव वायलिन संगीत था। हवा में पुराने पैसे और महंगे शैंपेन की महक आ रही थी। आरव एक निजी सूट में एक पूर्ण लंबाई वाले दर्पण के सामने था। उसने एक कस्टम मेड टक्सीडो पहना हुआ था जिसकी कीमत अंजलि के रहने वाली पूरी इमारत से ज्यादा थी। वह त्रुटिहीन लग रहा था और मरा हुआ महसूस कर रहा था। अपार्टमेंट में टकराव के बाद से 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन जिनमें शिवानी ने उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसने शादी से पहले डिजिटल डिटॉक्स का हवाला देते हुए उसका फोन छीन लिया था। उसने हवेली के दरवाजे पर सुरक्षा लगा दी थी। आरव अपने ही जीवन में अपहृत था। 5 मिनट। सर सिंघानिया, वेडिंग प्लानर ने एक घबराई हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, दुल्हन तैयार है। आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसी पल दरवाजा फिर से खुला और पानी की ट्रे के साथ एक वेटर अंदर आया। लेकिन वह होटल का वेटर नहीं था, वह रामिरेज था, उसका सुरक्षा प्रमुख, स्टाफ की वर्दी पहने हुए। आरव तेजी से मुड़ा। रामिरेज, तुम यहां क्या कर रहे हो? शिवानी की आंखें हर जगह हैं। सर, समय नहीं है। रामिरेज ने ट्रे नीचे रखी और अपनी जेब से एक डिस्पोजेबल फोन निकाला। मैं 2 दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। कुमारी कपूर की सुरक्षा ने कंपनी तक मेरी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। क्या हुआ? क्या वे ठीक हैं? अंजलि और बच्चे ठीक हैं? रामिरेज ने अपनी नजर नीचे की। उसकी चुप्पी ने आरव को एक हथौड़े की तरह मारा। वे चले गए सर। क्या? आरव को लगा कि जमीन खुल रही है। जिस रात आप कुमारी कपूर के साथ गए थे, अंजलि भाग गई। दादी पार्वती ने मुझे बताया कि वह शिवानी की धमकियों से भयभीत थी। उसने कहा कि वह जोखिम लेने के बजाय गायब हो जाएगी, कि सामाजिक सेवाएं बच्चों को छीन लें। वह कहां गई? आरव ने रामिरेज को वर्दी की कॉलर से पकड़ लिया। मुझे बताओ कि तुम जानते हो कि वह कहां गई है। मैंने उसके सार्वजनिक परिवहन कार्ड को ट्रैक किया। उसने उत्तरी सीमा, अमृतसर के लिए एक बस टिकट खरीदा। बस कल चली गई, लेकिन एक प्रदर्शन के कारण सड़क पर नाकाबंदी थी। वे अमृतसर टर्मिनल पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरव ने अपनी घड़ी देखी। अमृतसर 4 घंटे दूर है। अगर वे उत्तर की ओर स्थानांतरण लेते हैं तो मैं उन्हें खो दूंगा। वे सीमा पार कर जाएंगे या पहाड़ों में चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। सर, शादी। रामिरेज ने दरवाजे की ओर इशारा किया। आपके ससुर बाहर हैं, भागीदार, प्रेस। अगर मैं अभी बाहर जाता हूं तो मैं अपनी कंपनी खो देता हूं। आरव ने समाप्त किया। उसे झड़ों की धमकी याद आई।
उसे घोटाला याद आया। फिर उसने कबीर को अपनी उंगली पकड़ते हुए सोचा। उसने अंजलि को अपने बच्चों की नींद की निगरानी के लिए प्लास्टिक की कुर्सी पर सोते हुए सोचा। उसने शिवानी के अंदर आने पर उसकी आंखों में डर सोचा। वे उसकी वजह से भाग रहे थे क्योंकि वह शिवानी को रोकने के लिए पर्याप्त आदमी नहीं था। रामिरेज, आरव ने अपने कोट से फूल निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। सर्विस एग्जिट पर कार तैयार रखो। मर्सिडीज नहीं, वैन, तेज वाली। शादी का संगीत बजना शुरू हो गया। विजयी मार्च। यह क्षण था। आरव सूट से बाहर निकला, कालीन वाले हॉलवे से गुजरा। हॉल के अंत में बॉलरूम के बड़े डबल दरवाजे खुल गए। सभी चेहरे उसकी ओर मुड़ गए। सैकड़ों लोग। हॉल के अंत में वेदी पर शिवानी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, दीप्तिमान, विजयी। उसके बगल में उसके पिता, बैंकर, अधीरता से अपनी घड़ी देख रहे थे। आरव वेदी की ओर चला। उसके कदम दृढ़ थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि वह कितना सुंदर दिख रहा था, जोड़ी कितनी परिपूर्ण थी। वह शिवानी के सामने पहुंचा। उसने घूंघट के नीचे से उसे मुस्कुराया। तुम देर से आए, उसने विजयी रूप से फुसफुसाया। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूं, बस हाँ कहो और यह सब खत्म हो जाएगा। जज ने बोलना शुरू कर दिया। शब्द दूर की गुनगुनाहट थे। अमीरी और गरीबी में उससे प्यार करने और उसका सम्मान करने के लिए आरव ने शिवानी की आंखों में देखा। नहीं, उसने नहीं कहा। यह एक चीख नहीं थी, यह एक सामान्य मात्रा में कहा गया एक शब्द था, लेकिन हॉल की ध्वनिकी में यह एक गोली की तरह गूंजा। जज रुक गया। पृष्ठभूमि संगीत बंद हो गया। हॉल पर एक गहरी चुप्पी छा गई। तुमने क्या कहा? शिवानी ने पूछा। उसकी मुस्कान जम गई, भ्रम की एक मुद्रा में बदल गई। मैंने कहा नहीं। आरव जज के माइक्रोफोन की ओर मुड़ा और उसे लिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता शिवानी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। सदमे की एक फुसफुसाहट भीड़ में गूंज उठी। क्या तुम पागल हो? शिवानी के पिता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फुसफुसाया। तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम ऐसा करते हो। मैं तुम्हें डुबो दूंगा। आरव ने उसे एक पूर्ण ठंडक से देखा। मुझे डुबो दो, कंपनी रख लो, पैसा रख लो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी नहीं रख पाओगे। आरव एक आखिरी बार शिवानी की ओर मुड़ा। उन्हें सच बताओ शिवानी, उन्हें बताओ कि तुमने डीएनए सबूतों को जाली बनाया। उन्हें बताओ कि तुमने मेरे बच्चों को एक अनाथालय में डालने की धमकी दी थी। चुप रहो, वह चिल्लाई, अपना संयम खोते हुए माइक्रोफोन छीनने के लिए उस पर झपट पड़ी। क्या तुम प्रलाप कर रहे हो? आरव ने माइक्रोफोन छोड़ दिया, जो एक तीखे प्रतिक्रिया के साथ फर्श पर गिर गया, जिसने सभी को अपने कान बंद करने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने परिवार को खोजने जा रहा हूं। आरव ने जवाब का इंतजार किए बिना घोषित किया, पलटा और दौड़ने लगा। वह सेंट्रल कॉरिडोर से दौड़ा, उन हाथों को नजरअंदाज करते हुए जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उन कैमरों के फ्लैश को नजरअंदाज करते हुए जो अब सिंघानिया साम्राज्य के पतन को पकड़ रहे थे। वह अपने जीवन में कभी नहीं दौड़ा था जितनी तेजी से दौड़ा। वह होटल से गली की चकाचौंध रोशनी की ओर निकला। वह भागते हुए अपनी बोटाई फाड़ दी और साइड गली की ओर भागा। काली वैन उसके सामने स्किड हुई। दरवाजा खुल गया। रामिरेज स्टीयरिंग व्हील पर था। चढ़ जाओ बॉस। आरव चलती हुई गाड़ी में कूद गया। अमृतसर, उसने डैशबोर्ड को पीटते हुए चिल्लाया। और किसी भी चीज या किसी के लिए मत रुको। वैन ने लग्जरी, प्रतिष्ठा और झूठ को पीछे छोड़ते हुए तेजी लाई। आरव ने पीछे के शीशे से देखा कि शिवानी के पिता सुरक्षा गार्डों के साथ चिल्लाते हुए सड़क पर निकल रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोना जंजीर से भेड़िया मुक्त हो गया था। इंतजार करो अंजलि, आरव ने फुसफुसाया, एक भगवान से प्रार्थना करते हुए जिसमें वह हाल तक विश्वास नहीं करता था। उस बस में मत चढ़ो, मेरा इंतजार करो। उसके जीवन का चरमोत्कर्ष एक वेदी पर नहीं था, यह एक गंदे बस टर्मिनल में था, 200 किमी दूर, जहां एक महिला और 2 बच्चे हमेशा के लिए गायब होने वाले थे। वैन का स्पीडोमीटर 180 किमी घंटा दिखा रहा था। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे का डामर पहियों के नीचे एक अंतहीन काली रिबन की तरह निगल लिया जा रहा था। वाहन के अंदर चुप्पी घनी थी, केवल इंजन की दहाड़ और आरव की तेज सांसों से टूट रही थी। उसने अपनी टक्सीडो जैकेट फाड़ दी थी और उसे पिछली सीट पर फेंक दिया था। इटली में कस्टम मेड सफेद डिजाइनर शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और गर्दन पर खुली हुई थी, जो उसके गले की मांसपेशियों के तनाव को प्रकट कर रही थी। सर, हम 10 मिनट दूर हैं, रामिरेज ने स्टीयरिंग व्हील पर दृढ़ हाथों से घोषणा की, सर्जिकल सटीकता के साथ मालवाहक ट्रकों को चकमा देते हुए। लेकिन मेरे पास पुलिस स्कैनर पर एक अलर्ट है। आरव तेजी से मुड़ा। क्या हुआ? वाहन चोरी और अपहरण की शिकायत। अपहरण? कपूर परिवार समय बर्बाद नहीं करता है।
उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध होटल से बाहर निकाला गया था, शायद प्रेस को यह समझाने के लिए कि दूल्हा क्यों भागा। वे अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आपको भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक गश्ती दल हमें रोकता है तो यह खत्म हो जाएगा। मत रुको, आरव ने क्षितिज की ओर देखते हुए आदेश दिया, जहां अमृतसर शहर की रोशनी पहले से ही दिखाई दे रही थी। जब तक हम उस टर्मिनल के अंदर नहीं हैं तब तक मत रुको। अगर वे हमें रोकते हैं तो मैं दौड़ते हुए नीचे उतरूंगा। समझा गया बॉस, पकड़ लो। रामिरेज ने एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। इस बीच अमृतसर बस टर्मिनल पर हवा में जला हुआ डीजल और सस्ते फास्ट फूड की महक आ रही थी। शोर बहरा कर देने वाला था। लाउड स्पीकरों पर घोषणाएं, लोग सूटकेस घसीट रहे थे, बच्चे रो रहे थे। प्लेटफॉर्म 4 के पास एक ठंडी धातु की बेंच पर अंजलि दोहरे कैरियर को झुला रही थी। आर्यन और कबीर सो रहे थे, यात्रा और गर्मी से थके हुए थे। वह नहीं, वह अपने गले में दिल के साथ गुजरते हुए हर चेहरे की निगरानी कर रही थी। बस 705 के यात्री अमृतसर के रास्ते से जम्मू सीमा की ओर। कृपया प्लेटफॉर्म 4 पर सवार हों, 5 मिनट में प्रस्थान। घोषणा एक सजा की तरह लगी। अंजलि खड़ी हो गई। उसकी पीठ दर्द कर रही थी, उसके पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन डर एक शक्तिशाली इंजन था। चलो मेरे प्यार, उसने फुसफुसाया, बस थोड़ा और हम दूर होंगे जहां कोई हमें नहीं ढूंढेगा। उसने एक हाथ में पुराना सूटकेस पकड़ा, बच्चों के वजन को अपने सीने पर समायोजित किया और कतार की ओर चली। उसने अपना टिकट कंडक्टर को दिया, एक थकी हुई मूंछों वाला बूढ़ा आदमी। सावधानी से चढ़ो मां, आदमी ने उसके भार को देखते हुए कहा। अंजलि ने बस की सीढ़ी पर एक पैर रखा। तभी उसने एक चीख सुनी। यह बस की आवाज नहीं थी, बल्कि यात्री उतारने वाले क्षेत्र के फुटपाथ पर हिंसक रूप से स्किड होते टायरों की आवाज थी, जिसके बाद चीखें और हॉर्न बजने लगे। अंजलि ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया। टर्मिनल के कांच के दरवाजों के माध्यम से उसने अराजकता देखी। एक काली वैन फुटपाथ पर चढ़ गई थी, लगभग एक पत्रिका स्टॉल को मारते हुए। सहचालक का दरवाजा पूरी तरह से रुकने से पहले खुल गया। एक आदमी दौड़ते हुए बाहर निकला। उसने टक्सीडो पैंट पहनी हुई थी, एक सफेद शर्ट बिना बटन वाली थी और नहीं, यह नहीं हो सकता था अंजलि। आरव की चीख टर्मिनल के शोर को एक गरज की तरह काट गई। उसने दरवाजे को जोर से धकेलते हुए दौड़ा, एक सुरक्षा गार्ड को नजरअंदाज करते हुए जिसने उसे रोकने की कोशिश की। अंजलि ने महसूस किया कि दहशत उसे लकवाग्रस्त कर रही है। नहीं, वह नहीं। इसका मतलब था कि शिवानी पीछे आ रही थी। इसका मतलब था कि वे उसके बच्चों को छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो, अंजलि ने बस ड्राइवर पर चिल्लाया, सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए चढ़ते हुए। कृपया बंद करो, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराए हुए ड्राइवर ने लीवर दबाया। वायवीय दरवाजे एक फुसफुसाहट के साथ बंद होने लगे। नहीं, आरव दहाड़ा। वह दरवाजे के ठीक तब बंद होने पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसने अपने नंगे हाथों का उपयोग करके रबरों के बीच अपने हाथ डाले ताकि वे बंद न हो जाएं। ड्राइवर ने सुरक्षा के लिए तंत्र को धीमा कर दिया। आरव ने खुलने के लिए मजबूर किया और चढ़ गया। लाल चेहरे और भीगे हुए बालों के साथ हांफते हुए वे बस की संकरी सीढ़ी पर आमने सामने मिले। मत जाओ, आरव ने भीख मांगी। यह एक आदेश नहीं था, यह एक हताश विनती थी। कृपया। अंजलि अपने हाथों से बच्चों की रक्षा करते हुए पीछे हटी, गलियारे के खिलाफ फंस गई। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाई, और इस बार रोना उसकी आवाज में फट पड़ा। उसके पास वापस जाओ, मैं उन्हें छीनने नहीं दूंगी। अपने वकीलों से कहो कि चले जाएं। कोई वकील नहीं है अंजलि, कोई वह नहीं है, कोई शादी नहीं है। आरव ने अपने हाथ उठाए यह दिखाने के लिए कि वह निहत्था था, कि वह कोई कागज नहीं लाया था, केवल उसकी उपस्थिति थी। मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे वेदी पर छोड़ दिया, मैं भाग गया। अंजलि ने उसे अविश्वास से देखा। उसने उसके अस्त व्यस्त कपड़ों, अंगूठी की कमी, उसकी नीली आंखों में हताशा को स्कैन किया। तुम झूठ बोल रहे हो, यह एक और चाल है। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे नष्ट कर देगी। वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। आरव ने एक कदम उठाया, लेकिन रुक गया जब उसने देखा कि वह कांप रही थी। मैं यहां हूं। मैं भागा, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने पैसा छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरे बच्चों को ले जाओ। अचानक आरव के पीछे प्लेटफॉर्म पर एक हंगामा हुआ जिसने सभी को सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। वह वहां है, उसे रोको। यह पुलिस नहीं थी, यह शिवानी थी। वह लाल पॉर्श में आई थी जो रामिरेज की वैन के पीछे खराब तरीके से पार्क की गई थी। गति के कारण इंजन से धुआं निकल रहा था। वह गुस्से के तूफान की तरह प्लेटफॉर्म में घुस गई
उसके बाद उसके 2 निजी बाउंसर और दुर्भाग्य से कुछ पुलिसकर्मी थे जिन्हें वह प्रवेश द्वार पर समझाने में कामयाब रही थी। शिवानी ने अभी भी अपनी शादी की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन हेम ग्रीस और गंदगी से गंदा था। घूंघट फटा हुआ था। उसका सही मेकअप गुस्से के आंसुओं से बह गया था, जिससे वह एक ग्रोटेस्क, लगभग हॉरर फिल्म जैसी दिख रही थी। उस बस से नीचे उतरो, आरव, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज रही थी। लोग अपने सेलफोन बाहर निकालने लगे। सैकड़ों कैमरे तमाशे पर इशारा कर रहे थे। तुम एक चोर हो, तुमने मुझे लूट लिया और तुम उन बच्चों का अपहरण कर रहे हो। अंजलि पीली पड़ गई। दुःस्वप्न वास्तविकता बन रहा था। अधिकारियों, उसे भी गिरफ्तार करो, शिवानी ने कांपते हुए उंगली से अंजलि की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। वह एक साथी है। वह महिला एक वेश्या है जिसने उसका ब्रेन वॉश किया। आरव ने अंजलि की आंखों में पूर्ण आतंक देखा। उसने देखा कि वह अंतिम झटका का इंतजार करते हुए सिकुड़ गई और उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके पुराने राजनयिक और नियंत्रित व्यक्तित्व का अंतिम अवशेष गायब हो गया। आरव बस से एक छलांग में नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए पुलिस और उसके परिवार के बीच एक मानव बाधा के रूप में। कोई मेरी पत्नी को नहीं छूता, आरव दहाड़ा। पत्नी शब्द ने पुलिस को 1 सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। शिवानी ने एक हिस्टेरिकल हंसी छोड़ी। पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हमारे पास एक अनुबंध था, एक हस्ताक्षर गायब था। वह नौकरानी कुछ नहीं है। आरव शिवानी की ओर चला। उसके बाउंसरों ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन रामिरेज कहीं से भी दिखाई दिया। अपने बॉस के बगल में खड़ा हो गया, लड़ाई के लिए तैयार। आरव की आंखों में तीव्रता ने खुद बाउंसरों को भी हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। आरव शिवानी के सामने रुका। यह खत्म हो गया है। शिवानी, तुम्हारे पास अब यहां कोई शक्ति नहीं है। हम तुम्हारे होटल में नहीं हैं, हम तुम्हारे बैंक में नहीं हैं, हम असली जिंदगी में हैं। उसने भीड़ की ओर, रिकॉर्डिंग कर रहे सेलफोनों की ओर, पुलिसकर्मियों की ओर मुड़कर देखा। क्या आप सच जानना चाहते हैं? आरव ने शिवानी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। इस महिला ने डीएनए सबूतों को जाली बनाया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे बच्चे मेरे नहीं थे। उसने एक गरीब मां को धमकाया कि अगर वह गायब नहीं हुई तो वह अपने प्रभाव का उपयोग करके उसके बच्चों को छीन लेगी। आक्रोश की एक फुसफुसाहट टर्मिनल में गूंज उठी। लोग चिल्लाने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो। शिवानी चिल्लाई, लेकिन भीड़ की शत्रुता के सामने उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आरव बस की ओर मुड़ा, अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाया, जो खुले दरवाजे पर खड़ी थी, दृश्य देख रही थी। अंजलि, बाहर निकलो, उन्हें तुम्हें देखने दो। उन्हें देखने दो कि तुमने किसे वेश्या कहा। अंजलि हिचकिचाई, लेकिन उसने आरव को एक शेर की तरह उसकी रक्षा करते हुए देखा। उसने देखा कि वह अपने शरीर और अपनी प्रतिष्ठा को उसके लिए खतरे में डाल रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, जुड़वा बच्चों को बाहों में लिए हुए। उसके कपड़े विनम्र थे, उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसमें एक गरिमा थी जिसे शिवानी की एक शून्य की पोशाक नहीं खरीद सकती थी। आरव उसके बगल में खड़ा हो गया और अपनी बाह को उसके कंधों के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लपेट लिया। ये मेरे बच्चे हैं, आरव ने दृढ़ आवाज में पुलिसकर्मियों से कहा। उनमें मेरा खून है और यह महिला मेरे बच्चों की मां है, एकमात्र महिला जिसे मैंने कभी प्यार किया है। मैंने उसे छोड़कर गलती की और मैंने पैसे के लिए लगभग अपनी आत्मा खो दी, लेकिन आज मैं सच्चाई चुनता हूं। उसने शिवानी की आंखों में देखा। तुम कंपनी रख सकती हो, तुम अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुझ पर मुकदमा कर सकती हो, तुम मुझसे अंतिम पैसा छीन सकती हो, लेकिन तुम फिर कभी मेरे परिवार को धमकी नहीं दोगी। अगर तुम उनके पास आती हो तो यह वकील नहीं होंगे जो तुम्हें रोकेंगे, मैं होऊंगा। शिवानी ने चारों ओर देखा। उसने कैमरे देखे, उसने अजनबियों के चेहरों पर तिरस्कार देखा। उसने देखा कि आरव उस गरीब महिला को एक ऐसे गर्व के साथ पकड़े हुए था जो उसने कभी उसके साथ नहीं दिखाया था। उसकी कहानी ढह गई। तुम एक मूर्ख हो, उसने थूका, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई ताकत नहीं थी, केवल कड़वाहट थी। तुम एक मामूली आदमी बन जाओगे, तुम उसके जैसे गरीब बन जाओगे। शायद, आरव ने जवाब दिया, अंजलि और बच्चों की ओर देखते हुए जो उसे बड़ी और शांत आंखों से देख रहे थे। लेकिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, चलो चलते हैं। शिवानी ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए सार्वजनिक अपमान को एक और सेकंड के लिए सहन करने में असमर्थ अपनी कार की ओर भागते हुए भीड़ में से धक्का मारते हुए बाहर निकल गई। पैसे से नहीं, बल्कि एक सच्चाई से हार गई जिसे वह खरीद नहीं सकती थी। पुलिसकर्मियों ने यह देखते हुए कि शिकार भाग रहा था और कथित अपहरणकर्ता अपने परिवार की रक्षा करने वाला एक पिता था, अपने हाथ नीचे किए और विवेकपूर्ण ढंग से पीछे हट गए। प्लेटफॉर्म एक सापेक्ष चुप्पी में रह गया, केवल कुछ उत्साहित यात्रियों की छिटपुट तालियों से टूट गया। आरव अंजलि की ओर मुड़ा।
वे सेंटीमीटर दूर थे। क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करती हो? उसने एड्रेनालाइन और उसके अस्वीकार के डर से टूटी हुई आवाज में पूछा। अंजलि ने बस की ओर देखा जो उसके बिना जाने वाली थी। फिर उसने आरव को देखा। उसने पसीना, बर्बाद कपड़े, हताश प्यार देखा। धीरे से उसने सूटकेस जमीन पर गिरा दिया। मैं विश्वास करती हूं, उसने फुसफुसाया। आरव ने हवा छोड़ दी जिसे उसने 1 साल से रोक रखा था। उसने उसे गले लगा लिया। उसने अंजलि और जुड़वा बच्चों को एक ही ब्लॉक में गले लगा लिया। सैकड़ों अजनबियों के सामने बेशर्मी से रोते हुए उसका चेहरा उसकी गर्दन के खोखले में दबा दिया। चलो घर चलते हैं, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ होगा, लेकिन जब तक हम एक साथ हैं यह घर होगा। उपसंहार। 3 साल बाद दोपहर का सूरज शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पार्क को नहा रहा था। यह कोई विशेष कंट्री क्लब या निजी पार्क नहीं था। यह एक हरा भरा लॉन, बड़े पेड़ और चेकर्ड कंबल पर पिकनिक मनाते परिवारों वाला एक सार्वजनिक पार्क था। एक कार पार्किंग स्थल में रुकी। यह पुराने बख्तरबंद मर्सिडीज बेंज नहीं थी। यह एक साफ और व्यावहारिक पारिवारिक मिनीवैन थी जिसमें पीछे की खिड़की पर बच्चे सवार का स्टिकर लगा था। ड्राइवर का दरवाजा खुला और आरव नीचे उतरा। उसने अब इटालियन सूट नहीं पहने थे। उसने आरामदायक जीन्स, एक नेवी ब्लू पोलो शर्ट और स्पोर्ट्स जूते पहने थे। उसका चेहरा बदल गया था। उसके पिछले जीवन के निरंतर तनाव की रेखाएं गायब हो गई थीं। उनकी जगह उसकी आंखों के चारों ओर अभिव्यक्ति की रेखाएं थीं जो बहुत ज्यादा मुस्कुराने के कारण थीं। वह स्वस्थ, अधिक धूप में तपा हुआ, अधिक जीवित लग रहा था। उसने पीछे का दरवाजा खोला और 2 सीट बेल्ट खोल दिए। पापा, बॉल, आर्यन ने चिल्लाया, जो अब 3 साल का था और ऊर्जा का एक बवंडर था। मुझे झूले चाहिए, कबीर ने एक छलांग में उतरते हुए चिल्लाया। दोनों बच्चे आरव की जीवित छव्वे थे। गहरे बाल और वे अचूक नीली आंखें जो शरारत के साथ चमकती थीं। आरव ने एक फुटबॉल निकाली और वैन बंद कर दी। मां का इंतजार करो, उसने हंसते हुए चेतावनी दी जबकि उसने आर्यन को पकड़ने की कोशिश की। सहचालक की तरफ से अंजलि नीचे उतरी। उसमें बदलाव सूक्ष्म था लेकिन गहरा था। उसके आसन में अब कुपोषण या डर का कोई निशान नहीं था। वह दीप्तिमान थी। उसने एक साधारण फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल खुले और चमकदार थे और एक शांत मुस्कान थी जिससे शांति निकल रही थी। आरव उसके पास आया और उसकी कमर में एक हाथ डाला। उसके माथे पर एक त्वरित चुंबन दिया। युद्ध के लिए तैयार हो? उसने हंसते हुए पूछा, जुड़वा बच्चों की ओर इशारा करते हुए जो पहले से ही खेल के मैदान की ओर दौड़ रहे थे। हमेशा, उसने जवाब दिया, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए। क्या रामिरेजा ने तुम्हें फोन किया? हाँ, थोड़ी देर पहले। वह कहता है कि नई कंसल्टेंसी शाखा जोरों पर चल रही है। आरव ने अपना दूरसंचार साम्राज्य वापस नहीं पाया था। शिवानी और उसके पिता ने अपनी धमकी पूरी की। उन्होंने उसके शेयरों को छीन लिया, उस पर मुकदमा किया और उसे लगभग दिवालिया छोड़ दिया। लेकिन आरव के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, वास्तविक प्रतिभा और एक अटूट प्रेरणा। उसने अंजलि के साथ 0 से शुरुआत की थी। उसने एक छोटी नैतिक व्यवसाय कंसल्टेंसी शुरू की थी। रामिरेज, मौत तक वफादार, उसके साथ भागीदार के रूप में चला गया था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, बिना अत्यधिक विलासिता के, लेकिन बिना नैतिक क्षण के अच्छी तरह से जीने के लिए पर्याप्त कमाया। क्या तुम्हें पछतावा है? अंजलि ने अचानक पूछा, एक महंगे सूट और एक ब्रीफकेस वाले आदमी को देखते हुए जो फोन पर महत्व के हवा के साथ बात कर रहा था, उसे पुराने आरव की याद दिलाते हुए। आरव ने उसकी नजर का पीछा किया। तनावग्रस्त आदमी को देखा, दुनिया से डिस्कनेक्टेड। फिर उसने आर्यन और कबीर को देखा जो स्लाइड को उल्टे चढ़ने की कोशिश करते हुए जोर से हंस रहे थे। वह अंजलि की ओर मुड़ा, उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसके साथ जोड़ा। उसकी शादी की अंगूठी का वास्तविक वजन महसूस किया, एक साधारण सोने का बैंड जिसे उन्होंने एक साथ खरीदा था। पछतावा? आरव मुस्कुराया और यह दुनिया की सबसे ईमानदार मुस्कान थी। अंजलि, मेरे पास पहले बैंक में लाखों थे, लेकिन मैं ग्रह पर सबसे गरीब आदमी था। मैं एक खाली और ठंडे घर में आता था। अब, उसने बच्चों की ओर इशारा किया, अब मैं एक अरबपति हूं। मेरे पास वह सब कुछ है जो कपूरों का पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। अंजलि खुशी के आंसू से गीली आंखों से मुस्कुराई। मैं तुमसे प्यार करती हूं आरव, और मैं तुमसे, मेरी जान, कल से ज्यादा, कल से कम। पापा, यह देखो, आर्यन ने खेल के मैदान के शीर्ष से चिल्लाया। आरव ने आंख मारते हुए अंजलि का हाथ छोड़ दिया। मैं आ रहा हूं, उसने चिल्लाया, अपने बच्चों की ओर दौड़ते हुए फिर से गुदगुदी राक्षस बन गया। अंजलि ने उन्हें एक पल के लिए देखा। उसने अपने पति को घास पर गिरते हुए देखा, 2 छोटे बच्चों से हारते हुए,
नीले आसमान की ओर खुले मुंह से हंसते हुए। अंतिम छव्य उस दृश्य में जम गई। आरव जमीन पर अपने 2 समान बच्चों द्वारा गले लगाया गया, जबकि अंजलि सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में उनकी ओर चल रही थी। मुक्ति पूरी हो गई थी। करोड़पति ने अपना खजाना खोजने के लिए अपना भाग्य खो दिया था और उस विनिमय में उसने सभी का सबसे महत्वपूर्ण खेल जीता था। समाप्त।